कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के एक नामी और महंगे स्कूल से, जहाँ सिर्फ अमीर परिवारों के होशियार बच्चे पढ़ते हैं। ली खुद से कहता है, किताबों में लिखा है कि दुनिया में सब बराबर है, पर असली सच्चाई ये है कि दुनिया चलती है गोल्डन स्पून वालों के इशारों पर, यानी कि अमीर घरों में जन्म लेने वाले बच्चे। क्लास में हर कोई अपना परिचय देता है कि वो कितना अमीर है। जांगुन सेना के प्रमुख का बेटा, योजिन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बेटी, और सबसे अमीर है हांग तायांग, दुशिन ग्रुप के मालिक का इकलौता बेटा। उसके पिता की कंपनी की कीमत 300 ट्रिलियन वॉन है, जो कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं दूसरी ओर ली का परिवार बेहद गरीब है। वो सिर्फ अपनी मेहनत और स्कॉलरशिप की बदौलत इस स्कूल में पढ़ पा रहा है। उसके पिता के पास कोई नौकरी नहीं, माँ होटल में वेट्रेस का काम करती है और बहन एक ब्यूटी सैलून में इंटर्न है। उनकी आमदनी बहुत कम है और ऊपर से 400 मिलियन वॉन का कर्ज। जीवन चलाने के लिए ली स्कूल के बाद खाना डिलीवर करता और कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। उसके 2 अच्छे दोस्त हैं, जेडन और डोंगक्योंग, जो हमेशा उसका साथ देते। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त जिनसॉक मिलने आता है। जिनसॉक भी उसी स्कूल में पढ़ता है। वो ली को एक बहुत महंगे जूते की जोड़ी दिखाता है, जिसे दोनों खरीदना चाहते थे। जिनसॉक कहता है, मेरी माँ ने मुझे दिलाए हैं, लेकिन तू इसे रख ले। ली मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जिनसॉक वहां से चला गया। घर लौटकर देखा तो उसके माता पिता ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। अगली सुबह खबर आई, जिनसॉक ने भी आत्महत्या कर ली। ये सुनकर ली टूट गया। स्कूल में जिनसॉक का अंतिम संस्कार हुआ। क्लास के सभी छात्र आए। जिनसॉक और ली दोनों ही स्कूल के सबसे गरीब छात्र हैं, जिन्हें अमीर बच्चे रोज तंग किया करते। जिनसॉक उसके लिए भाई जैसा था। जब भी कोई ली को मारने आता, जिनसॉक हमेशा उसे बचाता। दोनों ने मिलकर 7 सपने देखे थे कि एक दिन सफल होकर अपने परिवार को खुशियां देंगे, पर अब जिनसॉक के चले जाने के बाद ली अकेला रह गया। इसी बीच कहानी में आता है दूशन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हांग, यानी तायांग के पिता। रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, क्या आपके प्रोजेक्ट की वजह से जिनसॉक के परिवार की मौत हुई है? असल में दूशन ग्रुप उस गरीब इलाके को गिराकर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे कई गरीब परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। मिस्टर हांग ने कहा, मैं यहाँ कंपनी के मालिक के तौर पर नहीं, बल्कि अपने बेटे के क्लासमेट के परिवार को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। बाहर जैसे ही ली निकला, स्कूल के बुली लड़कों ने फिर से उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उनका लीडर है जांगुन। वो लोग जिनसॉक की मौत को लेकर भी बुरी बुरी बातें करने लगे। ली गुस्से से भर गया, पर फिर भी वो चुप रहा, क्योंकि अगर वो किसी को मारता तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। जांगुन ने हंसते हुए उसे कई थप्पड़ मारे और हर थप्पड़ के बदले उसके मुंह पर पैसे मारता। ये देख, यही फर्क है तेरे जैसे गरीब और हम जैसे अमीरों में। ली की आंखों में आंसू है। वो जानता है कि इस दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अपराध है, पर उसे पता नहीं कि किस्मत उसके लिए एक सुनहरी चम्मच लेकर आने वाली है, जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। तायांग जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। उसने जाकर सबको रोक लिया। सब चले गए। तब ली जमीन पर गिरे पैसे उठाता है। ये देखकर मिस्टर हांग ने तायांग से पूछा, क्या वो लड़का तुम्हारा दोस्त है? तायांग ने कहा, नहीं, वो बस मेरा क्लासमेट है। मिस्टर हांग ने तायांग को अमीर और गरीबों के बीच फर्क समझाया और कहा, भविष्य में तुम्हें दूशन ग्रुप को संभालना है, इसीलिए ऐसे गरीब लोगों के साथ वक्त बर्बाद मत करो। तायांग कुछ नहीं बोला। अगले दृश्य में कहानी की नायिका जूही दिखाई देती है। आज से वो ली के साथ काम करने लगी है। तभी एक शराबी आदमी वहां आकर जूही से बदतमीजी करने लगा। जूही हंसकर बात संभालती है, लेकिन ली कहता है, हर किसी से हंसकर बात करना जरूरी नहीं, वरना एक दिन थक जाओगी। जूही को उसकी बात अजीब लगती है, लेकिन उसे ली अच्छा लगता है। उस रात ली के घर मकान मालिक आते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने समय पर किराया नहीं दिया। इससे ली बहुत परेशान हो जाता है। उधर मिस्टर हांग ने तायांग से कुछ फाइल तैयार करने को कहा था, लेकिन वो कॉमिक्स पढ़ रहा है। ये देखकर मिस्टर हांग बहुत गुस्सा हो गए। उनके जाने के बाद तायांग जल्दी से कुछ दवाइयाँ खा लेता है। अगले दिन ली जांगुन का असाइनमेंट देने उसके घर जा रहा है। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी दादी मिलती है, जो एक छोटी सी दुकान चला रही है। वो अपने सामान को जादुई बताती है। दादी कहती है, क्या तुम ये सुनहरी चम्मच खरीदना चाहोगे? ये कोई आम चम्मच नहीं है, तुम इससे अमीर बन सकते हो।
अगर तुम अपने हम उम्र किसी दोस्त के घर 3 बार खाना खाओगे तो तुम्हारी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे माता पिता और उसके माता पिता आपस में बदल जाएंगे। ली को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो सोचता है, भला कोई अपने माँ बाप क्यों बदलना चाहेगा। दादी पूछती है, क्या तुम अमीर नहीं बनना चाहते? ली कुछ नहीं कहता और चला जाता है। उधर तयांग ने अपने दोस्तों को घर बुलाया। उसकी सौतेली माँ यांगसिन पियानो बजा रही है। वो म्यूजिक बनाती है, लेकिन तायोंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं। उसी बीच ली वहां पहुंचता है। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जांगुन उसे असाइनमेंट लेता है, उसे पैसे देता है और साथ ही मजाक उड़ाता है। ली को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप रहा। तायांग कहता है, तुम भी मेरे गेस्ट हो, चलो हमारे साथ लंच करो। खाने के समय नौकर सभी को गोल्डन स्पून दे रहा है। जांगुन कहता है, इस गरीब को इसकी जरूरत नहीं, इसे तो स्टील की चम्मच दे दो। ली को और गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बड़े प्यार से बड़ा किया है। वो दादी से खरीदा हुआ सुनहरी चम्मच निकालता है और उसी से खाना खाने लगता है। खाना खाते समय वो सुनहरी चम्मच चमकने लगती है। घर आकर वो सोचता है, कम से कम आज मैंने अपना मान सम्मान बचा लिया। अगले दिन स्कूल में भी वो उसी सुनहरी चम्मच के बारे में सोचता रहा। इधर तायांग दुशान ग्रुप की जानकारी जुटा रहा है, अपने पिता के लिए रिपोर्ट बना रहा है। उसे दिक्कत हो रही है तो ली ने आकर उसकी मदद की। जब तायांग अपने पिता को रिपोर्ट दिखाता है तो वह खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं। अब तायांग हर रिपोर्ट ली की मदद से बनाने लगा और बदले में उसे पैसे देने लगा। दोनों को साथ देखकर सब हैरान हैं। योजिन ने तायांग से कहा, उस गरीब लड़के से दूर रहो, गरीब लोग खतरनाक होते हैं। लेकिन योजिन खुद तायांग में दिलचस्पी दिखा रही है। तायांग ने उसे चीप कहकर छोड़ दिया, जिससे योजिन को गुस्सा आ गया। उधर जूही ने ली की किताब में उसके स्कूल का नाम देखा तो हैरान रह गई। तभी तायांग वहां आया और कहा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था, पर समझ नहीं आया कि क्या लूं, इसीलिए तुम खुद अपनी पसंद से ले लो। ली पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन तायांग ने कहा, रख लो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बाकी सब तो नकली है। ये देखकर जूही हैरान रह गई कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। काम खत्म होने के बाद जूही और ली साथ में खाना खाने गए। खाने के दौरान जूही कहती है, मैं एक उपन्यासकार बनना चाहती हूँ, तुम क्या बनना चाहते हो? ली ने मुस्कुराकर कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ताकि अपनी मर्जी से सब कर सकूं और अपने माता पिता के लिए एक सुंदर सा घर खरीद सकूं। अगले दिन उनकी परीक्षा होती है। जो 30 सबसे अच्छे विद्यार्थी है वे स्पेशल क्लास में जा सकते हैं। ली 30वें नंबर पर आया और जांगुन 31वें नंबर पर। इस वजह से जांगुन ने ली को मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे उस स्पेशल क्लास से बाहर कर दो। जब ली ने मना किया तो जांगुन ने उसे खूब पीटा। उसने ली के शरीर पर थूका और चला गया। इतने अपमान के बाद ली के अंदर घृणा और गुस्सा भर गया। अगर वो भी अमीर होता तो कोई उसे इस तरह ताने या थप्पड़ नहीं मारता। उसकी नजर फिर से उस सुनहरी चम्मच पर पड़ी। उसने बहाना बनाया और तायांग के घर जाकर उसे नोट्स देने के बहाने बुलाया और खाने की भी गुजारिश की। मगर खाना शुरू करने से पहले ही मिस्टर हुआंग अचानक आ गए। तायांग ने डरकर उसे वहां से हटा दिया, मगर ली भागकर वापस आया और खाना खाना शुरू कर दिया। मिस्टर हांग और तायांग की सौतेली माँ ने ये देखा तो वो शर्म महसूस करने लगा। जल्दबाजी में ली चम्मच वहीं छोड़कर जाने लगा, लेकिन तभी सौतेली माँ ने चम्मच को ऐसे उठाकर दिया जैसे वो कोई गंदगी हो। ये देखकर ली को बहुत शर्मिंदगी हुई और गुस्से के मारे उसने वो चम्मच सड़क किनारे कूड़े के ढेर में फेंक दी। तभी मिस्टर हुआंग के पास जांगुन का फोन आया। जांगुन ने कहा कि तायांग अब उस लड़के से ज्यादा घुल मिल रहा है और वही लड़का उसकी सारी रिपोर्ट भी तैयार करता है। ये सुनकर मिस्टर हुआंग को बहुत गुस्सा आ गया और सजा के तौर पर तायांग को न्यूयॉर्क भेजने की बात करने लगे। ये सुनते ही तायांग का हाल बुरा हो गया। दरअसल बचपन में तायांग न्यूयॉर्क में पढ़ा करता था, मगर 5 साल पहले वहाँ कुछ भयानक हुआ। उस वक्त उसके हाथ में बंदूक थी और सामने कुछ बच्चों की लाशें पड़ी थी। वो घटना उसके मन में डर बनकर बैठ गई। तायांग डरा हुआ माफी मांगने लगा। तब उसका पिता बोला, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर तुम्हें ली को स्कूल से निकलवाना होगा। अगले दिन उनकी क्लास में जूही दाखिल हुई। वो असल में यूवियन टीवी चैनल के मालिक की बेटी है, यानी बहुत अमीर है। असल में जूही ली की वजह से यहाँ दाखिल हुई है।
हमें पता चलता है कि जूही और योजिन पहले भी एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे। चेयरमैन के ऑफिस में तायांग ने ली पर इल्जाम लगाया कि वो पैसे मांगता है। ली सबके सामने उसे कहता रहा कि वो सबको सच बता दे, पर वो चुप रहा। ली के पिता उस चेयरमैन के पैर पकड़कर अनुरोध करते रहे कि ली को स्कूल से ना निकाला जाए, नहीं तो वो कॉलेज नहीं जा पाएगा। ये सब देखकर ली और भी गुस्से में हो गया। स्कूल के बाद ली ने तायांग को मिलने बुलाया और पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था कि हम असली दोस्त हैं। तायांग हंसा और बोला, तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल ही नहीं हो, मैं तो मजे के लिए कर रहा था। ली ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। उसने कहा, मैं इसे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा ताकि सारा संसार जान ले कि तुम और तुम्हारा परिवार कौन है। तायांग डर गया और बोला, तुम जितना चाहो मैं उतना पैसे देने को तैयार हूँ, बस ये रिकॉर्ड हटा दो। मगर ली राजी नहीं हुआ। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक पल ऐसा आया जब ली पुल से नीचे गिरने लगा। तायांग ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन ली गिर गया और पानी में डूबता गया। तायांग पानी में उतरकर उसे ढूंढने लगा, पर जब वो उसे नहीं पा सका तो डर के मारे भाग गया। पानी के अंदर डूबते हुए ली ने उम्मीद खो दी। ठीक उसी समय उसकी नजर सुनहरे चम्मच पर पड़ी जो पानी में तैर रही है। किसी ने आवाज लगाई, क्या तुम अमीर नहीं बनना चाहते? ये देखकर ली ने पूरी हिम्मत से सुनहरे चम्मच को पकड़ने की कोशिश की और कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। भीषण संघर्ष के बाद वो ऊपर आया और कूड़े के ढेर से वो चम्मच ढूंढ निकाला। वो फिर सीधे तायांग के घर गया और मिस्टर हुआंग से बोला, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, पर एक आखिरी बार मुझे खाना दे दीजिए। दूसरी ओर तायांग बहुत परेशान है कि ली पानी में गिर गया। उसने गाड़ी रोकी और वापस जाकर उसे बचाने की कोशिश की, पर उसे नहीं पता था कि ली असल में तायांग के घर पहुंच चुका है। मिस्टर हुआंग ने आखिरकार ली को खाना खाने की अनुमति दे दी। इधर जब ली खाना खा रहा था, तायांग दौड़ता हुआ अचानक रुक गया और उसी क्षण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ली खाना खत्म करके उठा ही था कि जूही ने आकर उसे थप्पड़ मारते हुए गुस्से में चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सब हैरान रह गए। मिस्टर हुआंग भी चौंक गए और बोले, जूही, तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा? ली भी हैरान था क्योंकि अब उनकी जिंदगियां सचमुच बदल चुकी है। उसी समय पुलिस वहां आई और बोली, ली को आखिरी बार हान नदी के पास तुम्हारे साथ देखा गया था, पर अब वो लापता है, इसीलिए हमें तुम्हें पूछताछ के लिए ले जाना होगा। थोड़ी देर बाद किसी ने उन्हें एक वीडियो भेजा। वो वीडियो देखकर ली पागलों की तरह हंसने लगा क्योंकि उसमें उनके चेहरों की अदला बदली हो चुकी है। अब तायांग की जगह ली है और ली की जगह तायांग। इसी बीच खबर आई कि ली अस्पताल में है क्योंकि अब तायांग ली बन चुका है। असल ली जो अब तायांग बन चुका है आकर माफी मांगने लगा। दूसरी ओर मिस्टर हुआंग ने अपने असिस्टेंट मुनकी से कहा, ली को स्कूल से मत निकालना वरना लोग सोचेंगे कि एक्सीडेंट हमने करवाया है। मुनकी दरअसल तायांग का असिस्टेंट है। अब ली इस बड़े घर में आया तो बहुत खुश हुआ। वो तायांग का कमरा ढूंढने लगा, लेकिन गलती से किसी और के कमरे में चला गया। इसीलिए उसने मुनकी को आदेश दिया, इस परिवार और घर के बारे में सारी जानकारी निकालो ताकि उस पर कोई शक न करे। जब वो तायांग के कमरे में पहुंचा तो दंग रह गया। हर जगह उसकी यानी ली की तस्वीर लगी है क्योंकि अब सबकी नजर में वही तायांग है। वो बहुत खुश हुआ। उसने देखा सुनहरे चम्मच पर 30 लिखा है। उसे याद आया, दादी माँ ने कहा था कि तुम्हें 3 मौके मिलेंगे, एक 1 महीने बाद, एक 1 साल बाद और एक 10 साल बाद। हर बार तुम तय कर सकोगे कि तुम अपनी असल जिंदगी में लौटना चाहते हो या अमीर बने रहना चाहते हो। अब वो 1 महीने के लिए तायांग बन चुका है। अगले दिन वो स्कूल गया। सबकी निगाहें उसी पर है। जब उसने सुना कि जूही बहुत अमीर है तो वो चौंक गया। वो गलती से अपनी पुरानी सीट पर बैठ गया। सभी छात्र आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। फिर वो तायांग की सीट पर गया। थोड़ी देर बाद जांगुन आया जो पहले गरीब ली को सताता था, लेकिन अब ली अमीर बन चुका है। जांगुन ने किसी गरीब छात्र को मारा। तब ली आगे बढ़ा और कहा, आज के बाद अगर तुमने किसी को भी सताया तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसा लगता है किसी को मारना। जांगुन डर गया। ली ने अपने पुराने दोस्तों से कहा, मेरा नंबर सेव कर लो। अगर जांगुन फिर कभी तुम्हें सताए तो मुझे एक कॉल कर देना। इस बदलाव से सभी हैरान है। जूही ने उसे बुलाया और बोली, मैंने खुद देखा है
कि तुमने ली को पैसे दिए थे, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो बोली, ली बहुत अच्छा लड़का है, दिन रात मेहनत करता है पढ़ने के लिए, उसे परेशान मत करो। ली सोचने लगा, वो मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही है। जाने से पहले यॉन्जिन ने उसे रोक कर कहा, क्या तुम्हें पता है, मिडिल स्कूल में रहते हुए जूही ने किसी की हत्या की थी। ली ने चौंकते हुए पूछा, किसकी। फिर यानजिन बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो मुझे बहुत चीप समझते हो ना। ली समझ गया कि तायोंग उसे पसंद नहीं करता। उसने सॉरी कहा और फिर अचानक यानजिन ने उसे एक किस करके चली गई। ये देखकर तो ली हक्का बक्का रह गया। वहीं दूसरी तरफ तायोंग ली बनकर बहुत खुश है। वो अपनी असली सपनों वाली जिंदगी जी रहा है। वो चैन से सो सकता है, कॉमिक्स पढ़ सकता है और अपने परिवार का प्यार पा रहा है। दूसरी ओर मिस्टर हुआंग का घर बहुत अनुशासित और सख्त है। वो समय, आदेश और पैसे को सबसे ऊपर रखता है। उन्हें अपने से छोटे या गरीब लोग पसंद नहीं और सिर्फ पैसा ही उन्हें खुश कर सकता है। उन्होंने अपने वकील से कहा, रिकंस्ट्रक्शन का काम ठीक से पूरा हो, मैं इस पूरे इलाके में दूषण अपार्टमेंट बनवाऊंगा। वकील बोला, वहाँ के लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। मिस्टर हुआंग बोले, उन्हें मनाना या हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वकील ने कहा, आपका बेटा इन दिनों बहुत पैसे खर्च कर रहा है। असल में अब ली तायोंग बनकर अपने असली गरीब माँ बाप के लिए शॉपिंग कर रहा है। शाम को उसने अपने असली माँ बाप को कई उपहार भेजे। संदेश है कि तायोंग की तरफ से। ये देखकर वो लोग हैरान रह गए। मिस्टर हुआंग ने बेटे से कहा, इन दिनों तुम बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हें पैसे की कीमत समझनी चाहिए। ली बोला, पैसे तो मेरे ही है, तो क्या मैं उन्हें अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकता। मिस्टर हुआंग हैरान रह गए, क्योंकि असली तायोंग ने कभी इस तरह उन्हें जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। उसी वक्त जूही अपने पिता मिस्टर नाई के साथ वहां आई। ली को पता चला जूही तायोंग की मंगेतर है। वो दंग रह गया। जूही बोली, मैं किसी की बेटी या पत्नी बनकर नहीं जीना चाहती। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यह शादी नहीं करूंगी। अगले दिन ली उसके पीछे पीछे आता है। चूंकि उसे वहाँ कामों की अच्छी जानकारी थी, इसीलिए वो जूही को सब समझा देता है और जगह साफ करके उसकी मदद भी करता है। जूही उसकी मदद देखकर हैरान रह जाती है। वापस लौटते समय जूही पूछती है, तुम इतने अमीर होकर भी यहाँ काम क्यों कर रहे हो। ली मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं अपने पैसे खुद कमाना चाहता हूँ। इतना कहते ही जूही फिसलने लगती है, लेकिन ली तुरंत उसे पकड़ लेता है। दोनों को उस पल कुछ अजीब सी मीठी सी भावना महसूस होती है। फिर शर्मा कर दोनों वहां से चले जाते हैं। जूही मन ही मन सोचने लगती है, ये पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई और ही इंसान बन गया हो। इसी वक्त उसका भाई आता है और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुमने सगाई तोड़ने के बाद क्यों की। अगर मिस्टर हुआंग ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया तो। तभी उनके पिता आते हैं और बेटे को शांत करते हैं। जूही की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि सगाई मत तोड़ो। उधर ली घर लौटता है और तायोंग के ड्रॉर में जूही की तस्वीर देखता है। उसे समझ आता है कि तायोंग जूही को पसंद करता था। अगले दिन ली की असली माँ उसे मिलने बुलाती है। वो बहुत खुश होकर जाता है और अपने साथ एक चेक भी ले जाता है, लेकिन उसकी माँ वो चेक लेने से इनकार कर देती है। सारे गिफ्ट्स लौटाकर कहती है, तुमने मेरे बेटे ली के साथ जो भी किया, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बस मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। ली समझ नहीं पा रहा कि वो अपने असली परिवार की मदद कैसे करे। अब असली तायोंग स्कूल आता है। जूही उसे देखकर बहुत खुश होती है। तुम ठीक हो ना, वो पूछती है। तायोंग मुस्कुराकर कहता है, क्या हम डेट कर रहे हैं। जूही घबरा जाती है, नहीं हम तो बस दोस्त हैं। तभी जांगुन आता है और उसे अपने कमरे में खींच कर ले जाता है। वो उसे बुरी तरह पीट रहा है, जैसे वो हमेशा ली के साथ करता था। दूसरी तरफ जूही अपनी स्कूल फ्रेंड नारा के मेमोरियल में गई हुई है। वहीं पीछे से कोई उसे देख रहा है। उधर असली ली को जब पता चला कि जांगुन ने तायोंग को पकड़ रखा है तो वो तुरंत वहां पहुंचा। जांगुन ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, ये तो हमेशा हमारा खिलौना था, तो अब अचानक उसे बचाना क्यों चाहते हो। ली ने गुस्से में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही डर महसूस करो जो तुमने दूसरों को दिया है। वो जांगुन पर बंदूक तान देता है, पर गोली उसके शरीर पर नहीं बगल में चलाता है। जांगुन डर के मारे गिर जाता है और उसके हाथ में थोड़ा सा जख्म हो जाता है। फिर ली जांगुन के पिता से कहता है,
जब भी आपका बेटा बोर होता है तो वो ली को पीटता है। मैंने बस उसे एहसास दिलाया कि डर क्या होता है। और हाँ, आपके घर में बंदूक रखना गैर कानूनी है, आपको तो ये पता होना चाहिए। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलकर देखा तो तायांग की हालत बहुत खराब है। तायांग उससे पूछता है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? ली कहता है, क्योंकि मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। रास्ते में जब वो तायांग को घर छोड़ने जाता है तो अंदर से मकान मालिक की आवाज गूंज रही है, अगर कल तक किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तायांग के पिता उसके पैर पकड़कर कुछ दिन और मांगते हैं। ये देखकर ली का दिल टूट जाता है। वो वहां से लौटकर मिस्टर हुआंग के ऑफिस पहुंचा और सोचने लगा, एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। लेकिन तभी वो मिस्टर हुआंग की वसीयत देखता है, जिसमें लिखा है कि वो अपनी कोई भी संपत्ति अपने बेटे को नहीं देंगे। ये देखकर ली पूरी तरह चौंक जाता है। अगले दिन दुष्यंत ग्रुप की कंस्ट्रक्शन टीम उसी गरीब इलाके को तोड़ने पहुंचती है। ली का असली पिता भी पैसों के लिए उस टीम में शामिल हो गया है। वही हमें मिस्टर किम नाम का एक आदमी से परिचय होता है, जो अपनी बेटी की तस्वीर देखकर रो रहा है। असल में उसकी बेटी बहुत पहले मर चुकी है और वो इस बात पर पछता रहा है कि जब वो जिंदा थी उसने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब ली और तायांग दोनों का जन्मदिन आ गया। क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर है, जूही ली के घर की तरफ जा रही है। रास्ते में वही दादी उसे रोकती है और एक चिट्ठी देकर कहती है, ये तायांग को दे देना, मैं एक बहुत जरूरी नियम बताना भूल गई। उधर ली की माँ ने उसके लिए खाना बनाया है, वो उसे थोड़े पैसे भी देती है। लेकिन तायांग मुस्कुरा कर कहता है, माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तो आप हो। कभी कभी यकीन नहीं होता कि मेरे पास भी एक माँ है। उसकी ये बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त जूही उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है। दूसरी तरफ असली ली का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो अपने पिता से कहता है, आज मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, दुष्यंत ग्रुप की एक और कंपनी दुष्यंत टेक के कुछ शेयर। मिस्टर हुआंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच घर पर जूही कुछ चीजें देख ही रही थी कि अचानक एक कॉकरोच उसके पास उड़कर आता है। जूही डर के मारे चीख पड़ती है। तायांग तुरंत उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर शर्मा कर दूर हट जाते हैं। इसी बीच जूही के पिता का फोन आता है। वो उसे तायांग की पार्टी में बुला रहे हैं। तायांग भी उसके साथ पार्टी में पहुंचा और वो देखती है कि वो असली तायांग की तरह शराब पी रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। इधर तायांग की सौतेली माँ उसे पियानो बजाने को कहती है, क्योंकि हर साल तायांग अपने जन्मदिन पर पियानो बजाता है, पर वो तो पियानो बजाना जानता ही नहीं। तभी अचानक असली तायांग वहां जाता है और पियानो बजाना शुरू करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये तो बिल्कुल तायांग जैसा बजा रहा है। वो मुस्कुरा कर कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये धुन बजाई। फिर सोचने लगता है, हमारी जिंदगी बदल गई, लेकिन हमारी प्रतिभा और स्वभाव बिल्कुल वैसे ही है। जूही उसे दादी की दी हुई चिट्ठी देती है। वो चिट्ठी पढ़ते ही ली डर जाता है। उसमें लिखा है, जन्मदिन के दिन अगर तुम दोनों में से कोई भी अपने असली माता पिता से मिल गया तो तुम दोनों अपने असली जिंदगी में लौट जाओगे। वो तुरंत तायांग को ढूंढने दौड़ पड़ता है, पर भागते वक्त चिट्ठी उसके हाथ से गिर जाती है और इसका उसे पता भी नहीं चलता। असली तायांग अपने माता पिता के सामने आने ही वाला था कि वो किसी तरह स्थिति संभाल लेता है। रास्ते में मिस्टर हुआंग अपने बेटे के बदले हुए व्यवहार के बारे में सोचते हैं। वे खुश होकर कहते हैं, अगर मेरा बेटा ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनी संभालने के काबिल बन जाएगा। लेकिन ये सुनकर सौतेली माँ मिस योंगशिन बहुत नाराज हो जाती है। वो किसी को फोन करके चिल्लाती है, अगर सब कुछ खोना नहीं चाहते तो तुरंत वापस आओ। अगले दिन मून की यानी तायांग का असिस्टेंट एक रास्ते से गुजर रहा होता है और देखता है कि ली के बहन का घर के मालिक से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वो आदमी उसे नहाते वक्त झांकने की कोशिश कर रहा था। ली की बहन गुस्से में उसे जमकर मारती है। मून की उसकी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान रह जाता है। वो रोकने जाता है, लेकिन उसे भी उन लोगों का साथी समझकर वो उसे भी मारने लगती है। इधर जब असली ली को पता चला कि जूही उसके घर गई थी तो वो हैरान हो जाता है। तुम वहां कैसे जा सकती हो? जूही कहती है, तुम ली के बारे में बुरा मत कहो, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। ली ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि असली ली तो वो खुद है। फिर मुनकी वहाँ मामला संभाल लेता है और ली की बहन उससे माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा
वो उसे कार्ड देकर कहती है, कभी सेल्यू ना जाना। रात में मुनकी तायान से यानी कि असली ली से कहता है कि किस तरह ली की बहन ने उसे पीटा। असली ली ये सुनकर हंसता है और मन ही मन सोचता है, मैं जानता हूँ वो वैसे ही है। मुनकी मुस्कुराकर कहता है, तुम पहले से बदल गए हो। न्यूयॉर्क वाली घटना के बाद तो तुम बंदूक देखकर भी डर जाते थे, लेकिन उस दिन तुमने बंदूक चलाई। मैं खुश हूँ, तुम पहले से ठीक हो रहे हो। फिर मुनकी के बारे में पता चलता है कि वो एक अनाथ लड़का था जिसे तायांग की असली माँ बहुत प्यार करती थी। तब से मुनकी भी उन्हें बहुत मानता है। जब ली अपने कमरे में लौटा तो देखता है कि नौकरानी उसे एक दवा देती है। वो सोचता है ये कौन सी दवा है और 5 साल पहले तायांग के साथ क्या हुआ था। अगले दिन ली अपने पुराने घर के मकान मालिक से मिलने गया जहाँ उसका असली परिवार रहता है। वो उस जगह को खरीदने की बात करता है। शुरू में मकान मालिक उसका मजाक उड़ाता है, पर तभी मुनकी वहाँ आकर उन लोगों को 2-4 मुक्के लगाता है और अब सब ली को बॉस कहकर बुलाने लगते हैं। ली ने आखिरकार उस जगह को खरीद लिया जहाँ उसका असली परिवार रहता है। उसकी बात मानकर घर का मालिक परिवार से माफी मांगने आया। परिवार के सब लोग हैरान हैं कि अचानक ये सब कैसे हुआ। दूर से ली ये सब देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे खेल रहे हैं। ली ने देखा कि तायांग जूही के साथ है। ये देखकर उसका दिल टूट गया क्योंकि वो भी अब जूही को पसंद करने लगा है। शाम को जब जूही अपने घर लौट रही है तभी एक आदमी मिस्टर किम ने उस पर हमला कर दिया। वो चिल्लाया, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक उसी वक्त ली वहां पहुंचा और जूही को बचा लिया। उसने पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। जूही के पास एक घड़ी थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो घड़ी नारा नाम की लड़की ने चुरा ली थी। इसी वजह से स्कूल से नारा को निकाल दिया गया। कुछ ही समय बाद नारा बीमार पड़ी और उसकी मौत हो गई। तभी से मिस्टर किम अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार जूही को मानने लगे। ली ने जूही को समझाया, नारा बहुत स्वस्थ थी तो वो अचानक बीमार कैसे हो गई? शायद इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दो। घर लौटने पर मिस्टर हुआंग ने उससे कहा, तुमने मेरी वसीयत पढ़ ली है ना, इसीलिए मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। ली ने साफ कहा, हाँ, आपने मुझे पहले योग्य नहीं समझा, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर हुआंग ने जवाब दिया, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे साबित करना होगा। अगले दिन स्कूल में किसी ने उसकी किताब में दादी माँ का दिया हुआ लिफाफा रख दिया, लेकिन उसमें चिट्ठी नहीं है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मुझे सब पता है, तुम असली तायान नहीं हो। वो घबरा गया। उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो फोन जूही का बजा, लेकिन जब उसने उसका फोन चेक किया तो कुछ नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया कि ये मैसेज किसने भेजा होगा। क्या जूही ने भी वो सुनहरा चम्मच इस्तेमाल किया है? पीछे से तायांग आया और बोला, मैंने तुम्हें जूही के साथ देखा था, जो करना है करो, लेकिन जूही से दूर रहो। इतना कहकर वो जूही को लेकर चला गया। ली के मन में जलन और गुस्सा दोनों बढ़ गया। अगले सीन में पुलिस मिस्टर किम को पकड़ लेती है। पुलिस ने बताया कि वो अपने पुराने घर में घुस गया था जहां उसकी बेटी की यादें हैं। जूही ने कहा, वो तो योजिन का कमरा है, पहले नारा वहां रहती थी। ये सुनकर ली को शक हुआ, कहीं येजिन ही नारा तो नहीं, या क्या उसने भी वो सुनहरा चम्मच इस्तेमाल किया था। इसी बीच सबके फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया, तुम असली जूही नहीं हो, है ना? और तुम असली ली भी नहीं हो, है ना? सब हैरान रह गए, ये मैसेज कौन भेज रहा है? बाद में पता चला कि जांगुन ने मजाक के लिए सबको ये मैसेज भेजे थे। अब क्लास में तयान कुछ खा रहा था, तभी जांगुन ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम गोल्डन स्पून के बिना खाना नहीं खाते। तयान ठिठक गया। उसे याद आया कि उसने सच में गोल्डन स्पून से तयान के घर में खाना खाया था। घर जाकर उसने वो चम्मच खोजा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। उसे शक हुआ कि शायद वो तयान के घर में ही छूट गया। इधर ली ने देखा कि उस सुनहरी चम्मच का जादू खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। क्या ली फिर से अपने असली जिंदगी में लौट जाएगा या वो सब कुछ खो देगा जो उसने पाया? कहानी अब और भी रहस्यमय मोड़ लेने वाली है। अगले दिन ली अपने परिवार के लिए एक नया अपार्टमेंट देखने आया। वो कल्पना करने लगा कि उसका परिवार यहाँ कितना खुश रहेगा। इन सपनों को सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात को वो जूही के साथ खाना खाने गया। बातों बातों में जूही ने बताया कि 5 साल पहले न्यूयॉर्क में हुए हादसे के बाद से तायांग को पैनिक अटैक की बीमारी हो गई थी। ली समझ गया तो इसीलिए वो हमेशा दवाइयाँ लेता है। उधर
असली तायांग, जो अब ली की जिंदगी जी रहा है, अपने पुराने घर में गोल्डन स्पून खोजने आया। वो आखिरकार उसे मिल भी गया, लेकिन तभी ली आ पहुंचा। उसे देखकर तायांग डर गया। ली बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा वाला चम्मच तुम ले गए थे, ये मेरा है। और तायांग के हाथों से ली ने वो चम्मच छीन लिया। पर जाते जाते ली ने उसे वो गोलियों की डब्बी दे दी और कहा, ये विटामिन है। उसी वक्त मिस्टर हुआंग वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही तायांग की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जैसे हमेशा उसके असली पिता को देखकर होता था। तायांग ने तुरंत अपने पिता यानी ली के पिता को कॉल किया। उसके पिता आए और बोले, गहरी सांस लो बेटा। और हैरानी की बात यह है कि इस बार तायांग बिना किसी दवा के ठीक हो गया। अगले दिन पता चला कि पिछले दिनों जो रहस्यमय मैसेज सबको आए थे, वो योजिन के कहने पर जांगुन ने भेजे थे। योजिन ने उसे कहा, अब तुम्हें और भी काम करने होंगे, और मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसकी एक झूठी बात सुनकर जांगुन खुश हो गया। इसी दौरान हमें सच्चाई पता चलती है। दरअसल योजिन ही असली नारा है। उसके पिता मिस्टर किम है। नारा ने उसी सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करके योजिन का रूप ले लिया है। वही योजिन जिसने तायांग और ली की लड़ाई का वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा था। उधर ली के कहने पर मुनकी भी सैलून पहुंचा ताकि उस नए अपार्टमेंट की बात ली की बहन को बता सके। मुनकी ने बहाना बनाया, मेरा एक दोस्त नया घर ले रहा है, उसका पुराना घर कम दाम में किराए पर मिल सकता है। दूसरी तरफ तायांग के घर में मिस योंगसिन का भाई जुनते आया। सबके सामने तो उसने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन अकेले में उसने ली पर हमला कर दिया। वो चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में देखकर बात करने की? 5 साल पहले तो तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था, अब इतना साहस कहाँ से आया? ली डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो नहीं जानता कि तायांग की असली जिंदगी में क्या क्या अंधेरे छिपे हैं। उस घर में कोई भी तायांग का सच्चा अपना नहीं है। सब लोग बस उसे सताते हैं। डर और उदासी में वो रोता हुआ अपने घर लौटा। उसने देखा उसका असली परिवार अब बहुत खुश है। उसके पास अब बहुत पैसे हैं, लेकिन प्यार किसी का नहीं। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। इधर ली की बहन सोंघा ने मुनकी की अपार्टमेंट वाली बात सबको बताई। तायांग जानता है कि मुनकी ली का असिस्टेंट है। अगले दिन ली को एहसास हुआ कि सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करते हुए अब 1 महीना पूरा हो चुका है। अब उसे दादी माँ से मिलना जरूरी है। उसी दिन उसकी मुलाकात असली तायांग से हुई। उसने ली से कहा कि मेरे परिवार से दूर रहना, लेकिन तभी खबर आई कि ली के असली पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। ये सुनते ही असली ली दौड़ पड़ा अस्पताल की ओर। रास्ते में उसे अपने बचपन की यादें आने लगी, कैसे उसका परिवार हंसता बातें करता खुश रहता था। अस्पताल पहुंचकर उसने अपने पिता को देखा। उनकी हालत बहुत बुरी है। वो बार बार रोते हुए उन्हें पुकारता रहा, पापा पापा। तभी वहां मिस्टर हुआंग भी आ पहुंचे। उन्हें देखते ही ली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा और कहानी यहाँ से एक और बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ली का वो खत योजिन के पास है और अब हमें योजिन की कहानी दिखाई जाती है। असल में योजिन पहले नारा थी। उसके पिता शराबी थे और नशे में उसे बहुत मारते थे। हम यहाँ असली योजिन को भी देखते हैं। वो बहुत अमीर थी, लेकिन हमेशा बीमार रहती थी। उस समय नारा, योजिन और जूही तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन नारा दौड़ते दौड़ते उस बूढ़ी दादी की दुकान पर आ पहुंची। दादी ने उसे भी वो सुनहरी चम्मच दी। बस उसी के बाद नारा ने योजिन की जिंदगी चुरा ली। वर्तमान में असली नारा इन सब बातों को याद करके खुश होती है। अब कहानी में दिखाया जाता है कि ली के पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए आंदोलनकारियों की भीड़ में गिरकर घायल हो गए थे। क्योंकि यह मामला दोशिन ग्रुप से जुड़ा था, मिस्टर हुआंग वहां पहुंचते हैं ताकि उनकी छवि खराब ना हो। और जब अपने बेटे को उसे पिता कहकर बुलाते हुए देखते हैं तो मिस्टर हुआंग बहुत हैरान हो जाते हैं। किसी तरह बहाना बनाकर ली मामले को दबा देता है। ली के पिता की हालत बहुत खराब होती है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उधर असली ली दादी के पास दौड़ते हुए जाता है। वो कहता है, धनी बनने के लालच में मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, इसीलिए मुझे सजा मिल रही है। वो बार बार दुआ करता है, भगवान मेरे पापा को कुछ ना हो। वो जल्दी से तायांग के कमरे में गया। वहां से वो गोल्डन स्पून और कुछ पैसे लेकर निकलता है ताकि अपनी असली जिंदगी में लौटकर उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी जुनते उसे मारने लगता है। ली किसी तरह वहां से भाग गया, पर पैसे जेब से गिर जाते हैं।
वो जल्दी से दादी को खोजने निकलता है। थोड़ी देर बाद ली की बहन सोंगा घर आती है और ली को इस तरह खाना खाते हुए देखकर डर जाती है। जैसे ही खाना खत्म हुआ, सोंगा ने उसे ली कहकर पुकारा। अपना असली नाम उसके मुंह से सुनते ही वो रोने लगता है। इधर तायोंग ली के घर की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उधर ली अपनी माँ के पास जाकर बहुत रोता है। आखिरकार वो अपने पिता की जान बचा पाता है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि दादी ने कहा था, अगर तुम अपने असली घर का एक निवाला भी खा लोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। 1 साल बाद मैं फिर आऊंगी और फिर तुम सोच कर बताना कि तुम्हें अमीर बनना है या नहीं। ली ने कहा, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अब मुझे अमीर नहीं बनना। अपनी असली जिंदगी में लौटकर वो बहुत खुश है। उधर तेयोंग अपनी असली जिंदगी में लौटकर बहुत उलझन में है। उसी वक्त जुनते फिर से आकर उसे मारने लगता है, लेकिन मून की आकर उसे बचा लेता है। जूही ली के पिता के लिए कुछ फल और चीजें छोड़ जाती है और ली के लिए एक किताब रखती है। उसमें लिखा होता है, जब भी परेशान हो ये किताब पढ़ना, इसके हर पन्ने में तुम्हें हिम्मत मिलेगी। ली भागकर जूही को गले लगा लेता है और कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जूही भी मुस्कुराती है। बहुत दिनों बाद ली अपने परिवार के साथ थोड़ा अच्छे समय बिता पा रहा है कि तभी कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक आता है और कहता है, तुम मेरी गाड़ी पर गिर गए और उसे तोड़ दिया। अब तुम्हें इसकी भरपाई के लिए 100 मिलियन वॉन देने होंगे। ये सुनकर सबके सर पर मानो आसमान टूट पड़ता है। उधर योजिन को देखकर समझ आ गया कि तायान अब अपने असली परिवार के पास लौट आया है। इधर ली के परिवार का पैसों की कमी की वजह से हालत बहुत खराब है। उसकी माँ अपनी किडनी तक बेचने की सोचती है। जब ली को ये पता चला तो वो गुस्से से चिल्ला उठता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जब जूही को ये सब पता चला तो वो अपने पिता से पैसे मांगने गई, लेकिन पिता ने मना कर दिया। तब जूही ने अपने सारे महंगे बैग बेचकर ली के लिए पैसे इकट्ठा करती है, लेकिन उससे पहले ही योजिन ली को पैसे देती है और कहती है, तुम इसे रख लो, बाद में लौटा देना। ली उसका धन्यवाद करता है और कहता है, मैं जल्द ही इन पैसों को वापस कर दूंगा। योजिन जब जूही को देखती है तो जानबूझकर ली को गले लगा लेती है। ये देखकर जूही बहुत दुखी हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। 1 साल बाद क्लास के सभी लोग एक पार्टी में मिलते हैं। ली को छोड़कर बाकी सब अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिल ले चुके हैं। इस 1 साल में ली ने जूही से कोई संपर्क नहीं किया। उधर ली काम के बीच बीच में पढ़ने की कोशिश करता है। इसी बीच योजिन के बुलाने पर वो वहां पहुंचा। ली को योजिन के साथ देखकर जूही को बहुत बुरा लगा। अब ली का परिवार योजिन के घर में ही रहने लगा है। उसके पिता मिस्टर ओ ने कहा कि जब तक वे पूरे पैसे चुका नहीं देते, उन्हें यहाँ नौकरों की तरह ही रहना होगा। योजिन के पिता उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पैसे वापस करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि जल्दी से अपने परिवार को वहां से निकाल सके। अगले दिन योजिन मिस योंगसन के पास जाकर उनके नए एल्बम के लिए बधाई देती है। वहाँ जूही भी मौजूद है। योजिन ली को यहाँ नौकर की तरह लाई है और जूही को ये देखकर बहुत दुख हुआ। जूही बोली, ली हमारा दोस्त है, तुम्हें उसे इस तरह नौकरों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। योजिन ने कहा, तुम्हें इसमें क्या समस्या है? तुम्हें पता भी है क्या, ली का पूरा परिवार मेरे घर में रहता है क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे और वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे शर्म और आत्मसम्मान की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर ली ने कहा, यह सच है, इसीलिए मुझे शर्म आती है और इसी वजह से जूही मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहकर वहां से चला जाता है। जूही पीछे पीछे आई और उसे गले लगाकर बोली, मुझे भी तुमसे प्यार है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। दोनों को एक साथ देखकर योजिन को गुस्सा आ गया। अगले दृश्य में योजिन ने ली को बुलाकर कहा कि वो जानती है कि योजिन ने सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करके तेयोंग की जिंदगी हासिल की थी। ये सुनकर ली भी सन्न रह गया और उसे समझते देर नहीं लगी कि वो दरअसल योजिन नहीं, नारा है और उसी ने तेयोंग और उसकी वो वीडियो पुलिस को भेजी थी। वो चाहती है कि ली फिर से तायोंग बने, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने परिवार और जूही के साथ खुश हूँ। तो ब्योंजी ने कहा, तो फिर तो तुम्हें इस सुनहरे चम्मच की जरूरत नहीं, और उसे पानी में फेंक देती है। ली ये देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। योजिन ने हंसते हुए कहा, देखा, तुम अब भी तायोंग बनना चाहते हो, चिंता मत करो, वो नकली था, असली सुनहरी चम्मच अभी मेरे पास है। ली पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? योजिन जवाब देती है,
मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से तायोंग बनो और मुझसे शादी कर लो ताकि दोशन ग्रुप मेरा हो जाए। इधर जूही की कंपनी को बड़ा घाटा हुआ। उसके पिता मिस्टर हुआंग के पास मदद के लिए गया। मिस्टर हुआंग ने बदले में कहा कि तुम्हें अपनी कंपनी के 70% शेयर मुझे देने होंगे। मिस्टर ना बहुत क्रोधित हुए और बोले, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे समय पर मैंने तुम्हारी मदद की थी। मिस्टर हुआंग ने कहा, अब वो मदद अतीत बन चुकी है। इसी बीच तेयोंग और जूही की सगाई टूट जाती है। कंपनी के नुकसान ने मिस्टर ना की स्थिति बहुत बिगाड़ दी। ली योजिन के कमरे में उसकी सुनहरी चम्मच ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। जब उसे जूही के बारे में पता चला तो वो जूही का दिल हल्का करने जाता है। ली कहता है, चलो आज हमारी पहली डेट पर चलते हैं। जूही खुश हो जाती है और वे दोनों साथ में बहुत घूमते, खेलते, आइसक्रीम खाते और अच्छी अच्छी तस्वीरें लेते हैं। वे चर्च भी गए। जूही कहती है, पापा के कारण मेरा मन उदास रहता है, पर तुम्हारे साथ रहकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। हमेशा मेरे साथ यूं ही बने रहना। ली कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी बीच योजिन के पिता ली के पिता और माँ पर चिल्ला रहे हैं और 10 दिन के भीतर भीतर सारा पैसा देकर घर खाली करने को कहते हैं। वास्तविक रूप से ये योजिन की चाल है। वो चाहती है कि ली दबाव में आकर सुनहरी चम्मच इस्तेमाल करे। मिस्टर ओ कहते हैं कि गरीबों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पहले नारा भी चोरी करके रहा करती थी। योजिन कहती है कि इसीलिए आप उन्हें घर से निकाल रहे हैं। तब उसके पिता ने कहा कि नारा तो मर भी गई, गरीब होकर जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। ये सुनकर योजिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सच तो यही है कि वो खुद नारा है। इधर इतने सालों में वो सिर्फ 30 मिलियन वॉन ही इकट्ठा कर पाए हैं। बाकी 70 मिलियन वॉन जमा करने में तो कई साल लग जाएंगे। इसीलिए उसने अपने 2 मिलियन और अपनी बहन से 3 मिलियन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया ताकि पैसा जल्दी बढ़ सके। ली की माँ योजिन के पिता से विनती करती है कि उन्हें कुछ दिनों की मोहलत और दे दे, पर मिस्टर ओ की उस पर बहुत दिनों से बुरी नजर है। वो कहता है कि उसके साथ एक रात बिताने के बदले वो उसे 100 मिलियन वॉन देगा और एक अपार्टमेंट भी खरीद कर देगा। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से वहाँ से निकल आती है। यहाँ तक कि घर लौटकर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। ली ने जब ये सब देखा तो गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि तभी योजिन ने उसे रोकते हुए कहा, उसे तभी मारना जब तुम्हारे पास उसे मुआवजा देने लायक पैसे हो। इधर न्यूयॉर्क में हुई उस एक्सीडेंट की सच्चाई जानने के लिए तेयोन इंटरनेट पर सर्च करता है, लेकिन उसे उस घटना पर कोई भी आर्टिकल नहीं मिलती, क्योंकि मिस्टर हुआंग ने सारे सबूत और खबरें हटा दी थी। मुनकी कहता है, शायद तुम्हारी अपनी माँ के कमरे में कुछ मिले। वो दोनों वहाँ जाकर खोजते हैं और तेयोन को कुछ पुराने कागज मिले जिनमें लिखा है कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसे याद है कि उन बच्चों को किसी ने गोली मारी थी। तो उसने सोचा, फिर रिपोर्टर्स ने झूठ क्यों लिखा? उसे पता चलता है उस वक्त केवल एक रिपोर्टर मिस्टर ली ने सच्चाई लिखी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि न्यूयॉर्क की शूटिंग में एक कोरियन छात्र गवाह था। तेयोन मुनकी से कहता है कि मिस्टर ली के बारे में पता लगाओ। उधर ली को पता चलता है कि जिन शेयरों में उसने निवेश किया था वे सारे डूब गए, सारी बचत चली गई। वो बहुत टूट जाता है और रोने लगता है। 10 दिन और बीत जाते हैं। योजिन के पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। अब उनके पास रहने की कोई भी जगह नहीं। ली सीधे योजिन के पास गया और कहा, मेरा सुनहरा चम्मच मुझे लौटा दो। योजिन कहती है, कल तो तुम्हारी उस बूढ़ी औरत से मिलने की बात है, इतने बेचैन क्यों हो? अगर सच में चाहते हो तो मेरे सामने घुटनों पर गिर कर मांगो। सुनहरा चम्मच पाने के लिए ली सब कुछ करने को तैयार है। दूसरी तरफ जूही के भाई ने जबरदस्ती उसके सारे शेयर अपने नाम कर लिए। जब उसके पिता को पता चला तो वो उसे डांटते हैं, पैसों के बिना कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। दुनिया में सिर्फ पैसों की ही इज्जत होती है। गुस्से में जूही घर छोड़कर निकल जाती है। उसी समय तेयोन मिस्टर ना से मिलने पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चला है कि वही रिपोर्टर जिसने न्यूयॉर्क की सच्चाई लिखी थी वो पहले यूबीएस चैनल के लिए काम करता था, लेकिन अब वो गायब है। मिस्टर ना से सच्चाई पूछने पर वो कहते हैं, तुम्हें याद नहीं, उन बच्चों को तुम्ही ने गोली मारी थी और तुम्हारे पिता ने इस केस को दबा दिया। ये सुनकर तेयोंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, आप मेरे पापा से नफरत करते हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। दोनों के बीच झगड़ा होता है। तेयोंग डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर जूही और ली चर्च में उदास बैठे हैं। ली ने तय कर लिया है कि वो फिर से तेयोंग बनेगा।
वो भगवान से प्रार्थना करता है मेरे माँ बाप हमेशा स्वस्थ रहे, मेरी बहन अपने सपनों को पूरा करे और मैं बहुत पैसे कमाऊं ताकि अपने परिवारों की सभी तकलीफें खत्म कर सकूं। वो आगे कहता है, अगर मैं तुम्हारे सामने एक नया इंसान की तरह आऊं, मेरा नाम भी बदल जाए तो भी तुम मुझे पहचान लेना, मुझसे प्यार करना। ये कहकर वो जूही को किस करता है और मन ही मन सॉरी भी कहता है। जब जूही घर लौटी तो देखती है कि अंधेरे में उसके पिता की लाश पड़ी है। वो फूट फूट कर रोने लगी। सुबह तेयोंग नींद से चौंक कर उठता है। वो देखता है कि उसके पिता सामने बैठे हैं। उसने कहा, मैंने एक डरावना सपना देखा कि मिस्टर ना मारे गए हैं। पिता कहते हैं, अजीब बात है, मिस्टर ना तो सच में मारे गए हैं। ये सुनकर तेयोंग हिल जाता है। वो कहता है, कल तो मैंने उन्हें ठीक ठाक देखा था, पर जब वो अपने हाथों पर खून देखता है तो और डर जाता है। वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, क्या मैंने उन्हें मारा? उसके पिता उसे संभालते हुए कहते हैं, कल रात तुम नशे में घर आए थे, तुमने कुछ नहीं किया, याद रखना। तुमने मिस्टर ना से कल मुलाकात भी नहीं की। तेयोंग डर के मारे जूही के घर की ओर भागता है। उसके मन में अपराध बोध है कि शायद वही मिस्टर ना को मार चुका है। वो पछतावे और डर में खुद को खत्म करने जा रहा है। तभी योजिन आकर उसे रोक लेती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी नहीं मर सकते। दूसरी ओर ली भागकर तेयोंग के घर पहुंचा और खाना खाने लगता है। खाना खत्म होते ही मुनकी उसे तेयोंग कहकर पुकारता है। मतलब अब ली फिर से तेयोंग बन चुका है। उधर मिस्टर नाग की मौत को आत्महत्या का मामला बना दिया गया है। लोगों को बताया गया कि उन्होंने बिजनेस में घाटा खाकर खुदकुशी कर ली। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि मिस्टर हुआंग ने मिस्टर नाग के मर्डर के सारे सबूत मिटा दिए हैं। यहाँ तक कि वो वीडियो फुटेज भी डिलीट कर दी जिसमें तेयोंग को वहां जाते देखा गया है। इन सब बातों से ली पूरी तरह अनजान है। वो अब 10 सालों के लिए तेयोंग बन चुका है। उधर जूही अब भी अपने पिता की मौत को आत्महत्या नहीं मान पाई है। इस बात पर उसके भाई उस पर गुस्सा करते हैं। तब तेयोंग को जूही को संभालते देख ली का दिल टूट जाता है। अगले दृश्य में दिखाया गया, ली की बहन सोंघा को प्रमोशन मिल गया है। अब वो एक प्रोफेशनल हेयर डिजाइनर बन गई है। वहीं ली के पिता को एक बड़ी वेब कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला है। घर में खुशी का माहौल है और ली की माँ की बॉस ने उन्हें 10 मिलियन वॉन उधार दिए ताकि वो एक अच्छा सा घर किराए पर ले सके। असल में ये सब कुछ ली कर रहा है। वो कहता है, माँ बाबा मेरा इंतजार करना, मैं 100 बिलियन वॉन कमा कर लौटूंगा। इसके बाद ली मुनकी के जरिए योजिन के पिता की कंपनी में टैक्स धोखाधड़ी की पूरी डेटा भेज देता है, जिससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचता है। उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि योजिन के पिता ने उसके परिवार के साथ बहुत बुरा किया था। फिर उसे पता चला कि एलेक्स बू नाम का एक अमीर फंड मैनेजर जुनते की मदद कर रहा है। एलेक्स बू के कई बिजनेस है, जैसे म्यूजियम, रेस्टोरेंट और इन्वेस्टमेंट फार्म। ली ने उससे पूछा, क्या आप प्रेसिडेंट हुआंग के बेटे के साथ काम करना चाहते हैं या उसके साले के साथ? उसकी बात सुनकर एलेक्स बू ने जुनते को पैसे देने से मना कर दिया। इससे जुनते गुस्से में बेकाबू हो गया। जुनते की बहन यानी ली की सौतेली माँ ने बताया कि कुछ दिनों पहले तेयोंग नशे में घर लौटा था और मिस्टर हुआंग के कहने पर उस दिन के कपड़े जला दिए गए थे। तब उन दोनों को शक हुआ कि मिस्टर हुआंग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जूही ने अपनी नौकरानी से भी पूछा, जो उसके पिता की मौत वाले दिन वहां थी, क्या तुमने उस दिन किसी को आते देखा था? लेकिन मिस्टर हुआंग के लोगों ने उस नौकरानी को पैसे देकर चुप करा दिया था। दूसरी ओर योजिन के पिता ली की माँ से माफी मांग रहे हैं। वो बोला, मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए पैसे ऑफर किए थे, इसी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो और इसीलिए ली मेरे पीछे पड़ा है, कृपया मुझे माफ कर दो। ये बात तेयोंग ने भी सुन ली। वो बहुत गुस्से में आ गया और योजिन के पिता को बहुत मारा। वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? उधर ली मिस्टर हुआंग के साथ डिनर पर है। उसी वक्त उसे तेयोंग का फोन आता है। वो तुरंत वहां से निकलकर तेयोंग के पास पहुंच गया और किसी तरह उसने तेयोंग को शांत किया। योजिन के पिता ली के खिलाफ केस करने जा रहा था, लेकिन असली ली ने कहा, अगर आप ये मामला भूल जाए तो मैं आपकी कंपनी से टैक्स रिपोर्ट वापस ले लूंगा। वो मान गया। असल में ये पूरा प्लान योजिन का ही था। घर लौटने पर जुनते ने ली से कहा, सुना है मिस्टर ना का मर्डर हो गया है। ली हैरान रह गया, उन्हें कौन मार सकता है? जुनते बोला, जिस रात तुम नशे में लौटे थे उसी रात मिस्टर ली की हत्या हुई थी। ली सोच में पड़ गया। तभी कुछ लोग पुलिस के रूप में आए
और उसे मर्डर के आरोप में गिरफ्तार करके ले गए। वे दरअसल पुलिस नहीं थे। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और एक पार्टी में ले गए। वहां मौजूद सभी लोग एमिकस नाम के ग्रुप के मेंबर हैं, जिसका लीडर खुद जुनते है। इस ग्रुप में गैर कानूनी शेयर कारोबार, जुआ और अपराध होता है। जुनते ने ली के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया। जब वो पूरी तरह नशे में हो गया तो जुनते ने उससे पूछा, क्या तुमने मिस्टर ना को मारा है? ली बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इधर योजी ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे याद आया कि शायद तेयोंग ने ही मिस्टर ना को मारा है, इसीलिए वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जब ली की नींद खुली तो उसने मोंकी से पूछा, बताओ मैं कैसा इंसान हूँ? क्या मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ? मोंकी ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं, क्योंकि खून देखते ही तुम्हें पैनिक अटैक हो जाता है। तुम गुस्से में किसी को मार नहीं सकते। असल में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तब ली को याद आया कि उस दिन तेयोंग उससे बहुत नाराज था, फिर भी उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। ये सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया कि मिस्टर ना को तेयोंग ने नहीं मारा। इधर योजन मिस्टर हान को बताती है कि जुनते ने तेयोंग को पार्टी में कैसे बुलाया और फिर उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर ह्योंग ने पूछा, तुम मेरे बेटे के लिए इतने परेशान क्यों हो? योजिन ने साफ कहा, क्योंकि मैं तेयोंग से शादी करना चाहती हूँ और ये मेरा वादा है कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगी। बदले में आप हमारी कंपनी की रेटिंग बढ़ा दीजिए। मिस्टर ह्वांग बिना कुछ कहे मुस्कुराकर चले गए और जुनते को उनके बेटे को फंसाने की कोशिश में बुरी तरह पीटा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे बेटे के साथ तूने हत्यारे जैसे व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? उधर जूही के भाइयों ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे सिर्फ 500 मिलियन वॉन देकर घर से निकाल दिया। अब वो एक होटल में रह रही है। दूसरी ओर एमिकस ग्रुप की एक मीटिंग में नाना नाम की लड़की ली से मिली और बोली, तुम आ गए, लेकिन मिस्टर स्माइल यहाँ नहीं आए। वो चौंक कर पूछा, मिस्टर स्माइल कौन? नाना बोली, क्या तुम भूल गए? मिस्टर स्माइल तो जुनते का ही निकनेम है। पहले वो जो भी गलती किया करता था तुम्हारे ऊपर डाल देता था। इस बीच मिस योंगसिन को पता चला कि जिस मेड को मिस्टर हायोंग ने तेयोंग के कपड़े जलाने को कहा था, उसने उन्हें जलाने की बजाय बेचने की कोशिश की। ये बात जानकर वो खुश हो गई। अब जूही की पुरानी मेड ने फोन किया और कहा, अगर तुम जानना चाहती हो कि उस रात तुम्हारे पिता से मिलने कौन आया था, तो तुम्हारे पास जो 500 मिलियन बचे हैं लेकर मुझसे मिलो। अगले दिन दूषण ग्रुप की मीटिंग में जुनते ने कुछ आइडिया दिए, लेकिन ली ने उनमें गलतियां बताई और अपनी राय रखी। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। एलेक्स बोला, ली तो जुनते से भी बेहतर है। ये सुनकर जुनते का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दूसरी ओर जूही ने ठान लिया कि वो अपनी मेड मिस किम को पैसे देकर अपने पिता की हत्या का सच जानेगी। इधर योजिन जांगहुन के साथ है। उसने उनकी बातें सुनी और तुरंत ली को फोन करके सब बताया। ली तुरंत वहां पहुंचा। मिस किम सड़क पार थी। उसने असली ली को देखकर कहा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम जानते हुए भी किसे साथ ले आए हो? वो जूही के पास आने ही वाली थी कि अचानक एक ट्रक ने आकर उसे टक्कर मार दी और वहीं उसकी मौत हो जाती है। असल में मिस्टर ह्वांग ने ही ये सब करवाया है। जूही ये देखकर स्तब्ध रह गई। ली भी सोच में पड़ गया, आखिर ये सब किसने किया? जूही ने पीछे मुड़कर ली को जाते हुए देखा, मगर उसके कपड़ों पर खून लगा है। खून देखकर असली तायांग की हालत बिगड़ने लगी। जब तक वो संभल पाता, उन्होंने देखा कि जूही के पैसों से भरा सूटकेस कोई चुरा ले गया। बेचारी जूही अपनी आखिरी उम्मीद भी खो बैठी। तेयोंग को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसी बीच मिस योंगसिन के हाथ तेयोंग का वो ब्लेजर लग गया जिस पर खून के निशान है। डीएनए टेस्ट में पता चला कि वो खून जूही के पिता का ही है। वो तो बहुत खुश हो गई। अब जुनते पूरे घमंड के साथ मिस्टर ह्वांग के ऑफिस पहुंचा और बोला, ये रहा सबूत। इसका मतलब तेयोंग ने ही मिस्टर ना की हत्या की है। मिस्टर ह्वांग ने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? जुनते ने हंसकर कहा, तेयोंग के नाम की सारी संपत्ति मैं चाहता हूँ और उसे फिर से न्यूयॉर्क भेज दीजिए। इधर असली तेयोंग घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता के हुए एक्सीडेंट के बाद उनका हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा। वो अब कॉमिक्स ड्रॉ नहीं कर सकते। पैसों की तंगी की वजह से इलाज भी नहीं करा पा रहे। ये सुनकर तेयोंग का दिल टूट गया। वो अपनी हालत से बहुत निराश हो गया और चिल्लाकर बोला, काश मैं भी अमीर होता, काश मैं जुनते होता। अब हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने म्यूजियम में एक सोने के चम्मच रखे हुए हैं।
और फिर हम देखते हैं कि जुनते ली को बुरी तरह पीट रहा है और चिल्लाकर कह रहा है, तूने ही मिस्टर ना को मारा है। न्यूयॉर्क में भी उन बच्चों को तूने ही मारा था। तेरे पिता ने पैसे देकर सब दबा दिया। फिर दिखाया जाता है कि असल में न्यूयॉर्क में उन बच्चों की हत्या जुनते ने की थी। जब तेयोंग ने ये सब देखा तो वो बहुत डर गया। जुनते ने उसके हाथ में बंदूक थमा दी और कहा, अब सबको यही बताना कि तूने मारा है। तभी से तेयोंग को पैनिक अटैक आने लगे। इधर जूही का पैसों से भरा बैग योजिन ने चुरा लिया। उसने वो पैसे एक गरीब औरत को दे दिया। असल में योजिन को जूही बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ली उसे पसंद करता है। अब यहाँ ली मिस्टर हुआंग के पास जाकर कहता है, मैंने मिस्टर ना को नहीं मारा, कृपया मुझे न्यूयॉर्क मत भेजिए। मिस्टर हांग गुस्से में बोले, तेरी वजह से मेरा बहुत पैसा गया है। तू न्यूयॉर्क जाएगा और तभी लौटेगा जब अपने दम पर पैसा कमाने लायक बन जाए। ली समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। वो न्यूयॉर्क के केस से जुड़ी खबरें देख रहा है। उसे पता चला कि तेयोंग और जुनते दोनों न्यूयॉर्क के एक ही स्कूल में पढ़ते थे। न्यूयॉर्क जाने से पहले ली आखिरी बार अपने परिवार से मिलने गया। उसने जूही को भी मैसेज किया। मैसेज देखकर जूही उसे मिलने पहुंच गई। तेयोंग को जाते देख जूही को अचानक याद आया, मिस किम के एक्सीडेंट के वक्त उसने उसे भी वहां देखा था। उसे शक हुआ, तेयोंग क्यों जा रहा है, कहीं वो भाग तो नहीं रहा। जूही को शक हुआ कि तेयोंग ने ही उसके पिता को मारा है। वो चिल्लाई, तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? तेयोंग बोला, मैंने कुछ नहीं किया। पर जूही ने उसकी बात नहीं मानी। मिस्टर हुआंग के आदमी बीच में आ गए और जूही को रोक लिया और इस तरह ली न्यूयॉर्क चला गया। ये साल 2012 है। समय धीरे धीरे बीतता गया। दूषण ग्रुप अब खरबों का मुनाफा कमा चुका है। देखते देखते 10 साल बीत गए। ये 2022 चल रहा है। गोल्डन स्पून की जादुई शक्ति खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बाकी है। अब ली के पास आखिरी मौका है। वो चाहे तो हमेशा के लिए तेयोंग बनकर रह सकता है। उधर असली तेयोंग नौकरी की इंटरव्यू दे रहा है। उसका रिज्यूमे अच्छा है, पर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। योजिन अब एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की मालकिन बन चुकी है। वो भी बहुत सफल है। जांगहुन भी उसके साथ है और वो अब एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है और अब भी उससे बहुत प्यार करता है। असल में अमीर लोग अपने पिता के पैसों से आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। जूही अपनी मेहनत से एक जर्नलिस्ट बन गई। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एमिगस ग्रुप की सच्चाई सबके सामने लाने की योजना बना रही है। क्योंकि एमिगस ग्रुप अवैध जुआ चलाता है, वे सब वहां कर्मचारी बनकर सबूत इकट्ठा करने पहुंचे। उस पार्टी में ली भी आया। अब पिछले 10 सालों में वो पूरी तरह बदल चुका है। थोड़ा गुस्सैल और प्लेबॉय बन गया है। वो वह एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी योजिन वहां आ गई और उसे रोका। पता चला कि दोनों की सगाई हो चुकी है। मगर जब योजिन उसे ले जाने लगी, वो वहां से भाग गया। जूही वहां सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। वहां बातों ही बातों में उसे पता चला कि मोस्ट लैब नाम की एक नई कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी जूही पकड़ी जाने वाली थी, पर ली ने उसे बचा लिया। जूही उसे देखकर गुस्सा हो गई, पर उसी वक्त वो और तेयोंग दुश्मनों के हाथ आ गए। वो दोनों को पुलिस के हवाले करने ही वाले थे कि तभी ली बीच में आ गया और किसी तरह उन दोनों को बचा लिया। मिस्टर हुआंग तेयोंग पर गुस्सा होते हुए चिल्लाए, तू यहाँ फिर क्यों आया? वापस चला जा। तेयोंग बोला, मेरे पास कहने को कुछ है, फिर मैं चला जाऊंगा। उधर जूही अब भी अपने पिता की हत्या की जांच कर रही है। जिन लोगों ने ये केस पहले संभाला था, अब वो पहले से कहीं ज्यादा अमीर बन चुके हैं और सब दूषण ग्रुप में काम कर रहे हैं। ये बात बहुत संदिग्ध है। इसी बीच हम देखते हैं कि जुनते दिन रात तेयोंग के नाम पर झूठी खबरें फैलाता है ताकि लोग तेयोंग को बुरा समझे और तेयोंग कभी भी दूषण ग्रुप का मालिक न बन सके। रात के वक्त तेयोंग यानी असली ली बहुत नशे में एक लड़की के साथ होटल में दाखिल हुआ। जुनते ने उस पर अपने जासूस लगा रखे हैं ताकि वो हर पल उसकी निगरानी कर सके। ये देखकर ली अचानक उस लड़की को किस करने लगा, पर जब वो कमरे में पहुंचे तो पता चला कि वो लड़की असल में उसका असिस्टेंट मुनकी है। ये सब उनका ड्रामा है क्योंकि उन्हें पता है कि जुनते ने जासूस भेज रखे हैं। मुनकी गुस्से में बोला, तुमने मुझे किस क्यों किया? ये मेरा पहला किस था। लेकिन ये सब भी ली के प्लान का ही हिस्सा है। सालों से वो प्लेबॉय और उग्र होने का नाटक कर रहा है ताकि जुनते को उसका असली प्लान का पता न चल सके। असल में उसने अपनी खुद की कंपनी मोस्ट लैब भी बना ली है, जिसके जरिए वो दूषण ग्रुप के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाला है। न्यूयॉर्क में रहते हुए कई बार उस पर हमले हुए।
उसे मारने की कोशिश की गई और उसे पूरा यकीन है कि ये सब जुनते ने ही करवाया है। जब उसकी हालत बहुत खराब थी तब उसने योजिन को अपना गोल्डन स्पून देकर मदद मांगी थी। उधर अब ली का परिवार पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। वे एक साइड डिश की दुकान चला रहे हैं। पुराने मकान मालिक ने भी उन्हें कम किराए पर घर और दुकान दे दी, क्योंकि ये सब ली की मदद से संभव हुआ है। अगले दृश्य में खबर फैलती है कि दूशन ग्रुप का एकमात्र बेटा तेयोंग, जो कि असल में ली है, ड्रग्स का शिकार है। इस खबर ने कंपनी के शेयर की कीमतें गिरा दी। ली अपने लोगों से कहता है, अभी के अभी शेयर खरीदना शुरू करो। फिर कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। सबको शक होता है कि ये झूठी खबर जुनते ने फैलाई है, इसीलिए सबने मांग की कि उसे सीईओ के पद से हटा दिया जाए। तभी ली वहां आता है। वो सबके सामने सबूत दिखाता है कि पिछले 10 सालों में जुनते ने कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया और कई धोखाधड़ियां की है। मिस्टर हुआंग गुस्से से भर जाते हैं। तब खुलासा होता है कि मोस्ट लैब कंपनी का मालिक असल में ली है। उसने अपनी कंपनी बेचकर दूशन टेक के बहुत सारे शेयर खरीद लिए हैं। सभी लोग उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं अब उसे ही दूशन टेक का नया सीईओ बनना चाहिए। जुनते गुस्से में मीटिंग छोड़कर चला जाता है। मिस्टर हुआंग ली से बहुत खुश होते हैं, लेकिन जुनते जूही को जाकर बता देता है कि तायोंग ने ही तुम्हारे पिता को मारा था। उसके ब्लेजर पर तुम्हारे पिता का खून लगा था। जूही सीधे ली का इंटरव्यू लेने जाती है ताकि किसी बहाने से कोई सबूत मिल सके, लेकिन वो मना करता है। जूही फिर भी जोर देती है। तब योजिन आकर ली को वहां से लेकर चली जाती है। इधर तेयोंग को अपनी चीजों में एक डायरी मिली। उसमें गोल्डन स्पून यानी सुनहरी चम्मच के बारे में सब कुछ लिखा है कि यह चम्मच इंसानों को अमीर बना सकता है, और उसमें उसका और ली का नाम भी दर्ज है। ये देखकर वो उलझन में पड़ जाता है। अगले दिन जूही बहाना बनाकर ली के घर जाती है। वहां मौका पाकर वो उसके कमरे में एक कैमरा लगा देती है ताकि किसी तरह सच्चाई का सबूत मिल सके। उधर ली अब दूशन टेक का सीईओ बन चुका है और वह बहुत खुश है। रात में दोनों परिवार ली और योजिन की शादी की बात कर रहे हैं। मिस्टर हांग का परिवार योजिन के परिवार का मजाक उड़ाते हैं। वो तो हमारे स्तर के भी नहीं है। तभी ली बोला, सिर्फ योजिन ही थी जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ खड़ी रही, मुझे हमेशा मदद करती रही। क्या ये वजह काफी नहीं कि मैं उससे शादी करूं? ये सुनकर योजिन बहुत खुश होती है। वो सोचती है शायद ली मुझसे सच में प्यार करने लगा है। पर ली कहता है, मैंने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये सुनकर योजिन का दिल टूट जाता है। वो सच में उससे प्यार करने लगी है। गुस्से में वो सोचने लगी, तुम्हें तो सुनहरी चम्मच का आखिरी नियम मालूम ही नहीं है। असल में जब योजिन ने 10 साल पूरे होने पर दादी से कहा था कि वो हमेशा के लिए योजिन बनकर रहना चाहती है, तो दादी ने उसे आखिरी नियम बताया था, तुम्हें अपने चम्मच को संभाल कर रखना होगा। अगर कोई और तुम्हारे चम्मच से एक बार खाना खा ले तो वो तुम्हारी सारी यादें देख सकता है। योजिन मन ही मन सोचती है, ली को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। अगले दिन ली जूही के ऑफिस में आया बताने के लिए कि अब वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, जो उसके घर पर ही होगा। लेकिन असली वजह ये थी कि वो सिर्फ जूही से मिलने आया था, क्योंकि उसका दिल अब भी जूही की ओर खिंचता है। वहीं असली तेयोंग पार्ट टाइम काम कर रहा है। उसे यूं काम करते देख ली को अजीब लगा। यही तो वो जगह है जहां उसे होना चाहिए था। उस पल ली ने तय किया कि वो असली तेयोंग को भी सफल बनाएगा। जाते वक्त कार में बैठा वो जूही को देख रहा है। जूही ने भी पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उनकी नजरों के मिलन में कुछ था। जब तेयोंग की नजर उन दोनों पर पड़ी तो उसके दिल में एक दर्द उठा। अगले दृश्य में जुनते ली पर गुस्सा कर रहा है, तुमने मुझसे सब छीन लिया, याद रखना तुम एक कातिल हो। न्यूयॉर्क में बच्चों को तुमने ही मारा था। ली अब तक सब कुछ जान चुका है। वो बोला, खून मैंने नहीं तुमने किया था। 16 साल पहले बच्चों को तुमने मारा था। तुम स्माइल टी शर्ट पहनते थे, सब तुम्हें मिस्टर स्माइल कहते थे। ये सुनकर जुनते का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इधर मिस यांगसिन जुनते के लिए मिन्नतें कर रही है, उसे एक और मौका दे दीजिए। मिस्टर हुआंग ने ठंडे स्वर में बोला, मैं ऐसा क्यों करूं? क्या इसीलिए क्योंकि जुनते तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है? ये सुनकर यांगसिन स्तब्ध रह गई। और सच तो ये है कि मिस्टर हुआंग जुनते का बाप नहीं। इसी बीच ली तेयोंग के बचपन की ड्राइंग्स देख रहा है। उसने शक जताया,
शायद जुनते ने ही मिस्टर नाग की हत्या की है। उसने मुनकी को कहा कि वो इस बात की तह तक जाए। अगले दिन योजिन गुस्से में जूही पर हमला कर बैठती है। कितनी बार कहा है मेरे ली से दूर रहो, लेकिन जूही भी अब चुप नहीं रही। मुझे तुम्हारे ली में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। तेओंग यानी ली ने जूही को समझाने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मगर जूही ने उस पर भरोसा नहीं किया। उन्हें साथ देखकर असली तेओंग को जलन हुई। उस दिन उसने हिम्मत जुटाकर जूही से अपने प्यार का इजहार किया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। जूही कुछ बोलने ही वाली थी कि तेओंग ने मुस्कुराकर कहा, अभी जवाब मत देना। जब मुझे नौकरी मिल जाए, सूट पहनकर तुम्हारे सामने फिर से आऊंगा, तब तुम जवाब देना। दृश्य फिर बदलता है। ली अब अक्सर अपने असली माता पिता को दूर से देखता है। आज उसने तेओंग को दूषण ग्रुप में नौकरी की पेशकश की है। उसी दिन उसने उसके माता पिता यानी अपने असली परिवार को भी खाने पर बुलाया है। मिस्टर हुआंग को जब ये पता चला तो वो वहां पहुंच गए। उन्होंने तेओंग के पिता का मजाक उड़ाते हुए कहा, पैसा कमाने के लिए मेहनत चाहिए, शायद तुमने मेहनत नहीं की इसीलिए गरीब हो। उसके पिता ने जवाब दिया, गरीबी कोई छूत की बीमारी नहीं। मैं नाकाम हो सकता हूँ पर मेरा बेटा नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर असली तेओंग के मन में गर्व और खुशी भर गई। उसके माता पिता उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। उसे भी अपने पिता की तरह ड्राइंग बहुत पसंद थी। कभी उसका सपना था कॉमिक राइटर बनना। उसके माता पिता ने उसे एक नई ड्राइंग बुक दी और कहा, अपने सपनों को पूरा करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन जूही की टीम तेओंग यानी ली का इंटरव्यू लेने पहुंची। मौका पाकर जूही तेओंग के कमरे में घुस गई और कैमरे से देखे पासवर्ड से उसका लॉकर खोल लिया। उसे वहां उसके पिता के केस से जुड़ी फाइल मिली और वही किताब जो उसने कभी असली ली को दी थी। तभी तेओंग यानी असली ली वहां आ गया और चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसी वक्त असली तेओंग सोच रहा है, उसे ड्राइंग भले ही पसंद है, लेकिन अब वो ली की तरह अमीर आदमी बनना चाहता है। तभी योजिन ने उसे मिलने बुलाया। उसने ली की वो सुनहरी चम्मच निकाली और असली तेओंग को उसे खाना खाने को कहा। जैसे ही उसने चम्मच हाथ में लिया, उसके भीतर हलचल होने लगी। वहीं दूसरी ओर जूही ने चौंक कर ली से पूछा, जो कि अब सबकी नजरों में तायांग है, ये किताब तो मैंने ली को दी थी, तुम्हारे पास कैसे आई? ली ने झूठ बोला, वो मुझे ये क्लास में मिली थी और उस वक्त मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, इसीलिए अपने पास रख ली। उधर तेओंग जैसे ही खाना खाने जा ही रहा था, तभी योजिन ने उनकी तस्वीर खींच ली और बोली, मैं अपने मंगेतर को जेलस करवाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल वो जूही के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है। तेओंग गुस्से में बोला, मेरा इस्तेमाल करना बंद करो, और बिना खाना खाए वहां से चला गया। उधर ली जूही को समझा रहा है, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मैं तो खुद असली कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी इधर उसे योजिन का मैसेज मिला, क्या तुम गोल्डन स्पून के आखिरी नियम को जानते हो? मैसेज देखकर ली तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो और ये आखिरी नियम क्या है? योजिन बोली, अगर कोई तुम्हारे सुनहरी चम्मच से खाना खा ले तो वो तुम्हारी सारी यादें देख सकता है। ये सुनकर ली घबरा गया। योजिन बोली, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने जूही से मिलना जुलना बंद नहीं किया तो मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। इधर जूही सोच रही है, अगर ली हत्यारा नहीं तो असली कातिल कौन है? क्या वो जुनते हो सकता है? अगले दृश्य में मिस्टर हुआंग के घर पर ली के माँ बाबा की दुकान से बहुत सारा खाना ऑर्डर आता है। मिस यानसिंग कहती है, मिस्टर हुआंग अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहते हैं, इसीलिए अब से रोज यहाँ पर खाना डिलीवर कर दीजिएगा। जब ली के असली पिता खाना देने गए तो उनकी नजर वहां रखे एक महंगे आर्ट बॉक्स पर पड़ी। असल में वो मिस्टर हुआंग ने जानबूझकर वहां रखा था। उधर जूही जुनते से मिलने गई और बोली, सुना है पहले तुम्हें मिस्टर स्माइल कहा करते थे। ये सुनकर जुनते गुस्से में आ गया और उसका बाल पकड़ते हुए बोला, तो ये भी जान लो, जो भी मुझे इस नाम से पुकारता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तभी ली वहां पहुंच गया और जूही को जुनते से बचा लिया। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले। ली ने जूही को सब कुछ बताया, मुझे भी शक है कि तुम्हारे पिता का कातिल जुनते ही है। जिस दिन तुम्हारे पिता मरे थे उसी दिन जुनते उनसे मिलने गया था। जूही के एक साथी ने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके पुराने सीसीटीवी फुटेज निकाले। उसके घर के 3 किलोमीटर के दायरे से जिस दिन उसके पिता की हत्या हुई थी उस दिन के सारे फुटेज उन्होंने ली को दिखाए।
फुटेज देखने के लिए ली जूही के घर पर ही रुक गया। उसने देखा कि जूही ने अब तक उसकी दी हुई छोटी से छोटी चीजें संभाल कर रखी है, जो उसने तायांग बनने से पहले उसे दी थी। वो भावुक हो गया और इन चीजों को देखते देखते वहीं सो गया। सुबह जब जूही उठी, उसने देखा ली रसोई में बहुत प्यार से नाश्ता बना रहा है। उसे देखकर जूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सच में प्रभावित हुई। तभी वहां असली तायांग आ गया। जब उसने दोनों को साथ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। खाने के समय तायांग ने ली से अचानक पूछा, तुम्हारे पास जो सुनहरी चम्मच थी, अब वो कहाँ है? चम्मच का नाम सुनकर ली का चेहरा चौंक गया। वो बहाना बनाकर तुरंत वहां से चला गया। बाद में जूही तायांग के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है। आखिरकार उन्हें वो फुटेज मिल ही गया, जिसमें साफ दिख रहा है कि जुनते जूही के घर में घुस रहा है। जूही तुरंत पुलिस स्टेशन गई और अपने पिता के केस को दोबारा खोलने की विनती की। जब मिस्टर हुआंग को ये पता चला तो उन्होंने अपने वकील को कहा, जल्दी इस केस को संभालो। इसके बाद वो जुनते से मिलने गए। उधर तायांग अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। एक दोस्त बोला, तूने मिस्टर हुआंग के बेटे के जन्मदिन पर पियानो बजाया था, बिना सीखे ही तूने इतना अच्छा कैसे बजाया? तायांग को यह बात अजीब लगी। उसे याद आया जब वो ली के पिता के साथ खाना खा रहा था, तब उनकी कई आदतें तायांग की पिता से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में बातें साफ होने लगी। वो बोला, इसका मतलब मैं गरीब ली नहीं बल्कि अमीर तायांग हूँ। गुस्से में वो सीधा ली के ऑफिस पहुंच गया और उसे वो नोटबुक दिखाते हुए सारी बातें बता दी। असली ली मन ही मन सोच रहा है, मैंने ये गलती कैसे कर दी? मुझे ये राज कभी नहीं खुलने देना चाहिए था। लेकिन उसने बाहर से ऐसे जताया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बाहर से जूही और योजिन ने उनकी सारी बातें सुन ली। तब योजिन आकर ली को बचा लेती है। वो गुस्से में कहती है, तुम मेरे ली से जलते हो क्योंकि वो इतना अमीर है और तुम एक ऐसे इंसान जो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सका। ये बातें सुनकर बेचारा तायांग शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद खबरों में आया कि जुनते ने मान लिया है कि उसी ने मिस्टर ना को मारा था। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इधर तायांग सोचने लगता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ जो सुनहरी चम्मच की कहानी पर विश्वास कर बैठा और खुद को ही नीचा दिखा दिया। तभी उसकी मुलाकात फिर से उस बुजुर्ग दादी से होती है। दादी वही सब बातें उसे भी कहती है जो उसने अपनी डायरी में पढ़ी थी। क्या तुम फिर से अमीर बनना चाहते हो? ये सुनकर तायांग के होश उड़ जाते हैं। उधर जूही को राहत महसूस होती है क्योंकि आखिरकार उसके पिता को इंसाफ मिल गया। वो तायांग से कहती है, यानी कि असली ली से, माफ करना, मैंने तुम्हें इतने सालों तक गलत समझा। और फिर से दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ असली तायांग भी उस दादी से सुनहरी चम्मच ले आता है और कहता है, इसका मतलब ये कहानी सच है और मैं ही असली तायांग हूँ। अगले दिन वो मिस्टर हुआंग के घर खाना पहुंचाने जाता है और वहीं पहली बार सुनहरी चम्मच से खाना खाता है ताकि वो अपने असली जीवन में लौट सके। अब ली को चर्च में दिखाया गया जहाँ उसे एक भूत जैसा कुछ दिखा। वो डर जाता है, लेकिन वो तो जूही है। वो नशे में है और सड़क पर पागलों की तरह हरकतें कर रही है। ली किसी तरह उसे संभाल कर घर ले आता है। होश आने पर जूही ने कहा, पहले मुझे तायांग यानी कि वो असली ली की बात कर रही है जिसे वो कभी बहुत पसंद किया करती थी, पर अब उसे लगता है कि वो कोई और इंसान बन गया है। अच्छा तो वो है, लेकिन पहले जैसा नहीं। असली ली उसके बगल में बैठकर सब कुछ सुन रहा है। अगले दिन वो घर के नौकरानियों से कहता है, इस घर में तायांग को बिल्कुल मत आने देना और उसे खाना भी मत देना। मिस योंगसिन को जब ये बात पता चली तो वो जबरदस्ती उसे बुलाकर खाना खिलाती है और इस तरह तायांग ने दूसरी बार अपनी जिंदगी में लौटने के लिए वहाँ खाना खा लिया। जब ली को इस बात की खबर मिली तो वो उसे फोन करता है, लेकिन तायांग फोन नहीं उठाता। गुस्से में ली उसके घर पहुंचा और उसे कहा कि कल मेरे घर आना। अगले दिन जब तायांग ली के घर यानी अपने पुराने घर पहुंचा तो ली ने पूछा, क्या तुम अपनी सुनहरी चम्मच लाए हो? और फिर उसने तायांग को भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश की, अगर तुमने आज यहाँ खाना खा लिया तो इसका मतलब तुम अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो। तायांग ने मुस्कुराकर कहा, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। मैं तो बस अपनी असली जिंदगी में लौटना चाहता हूँ। इधर ली मन ही मन खुश होता है क्योंकि कल रात ही उसने तायांग की वो सुनहरी चम्मच बदल दी थी, इसीलिए उसके खाने पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने वाला होता है, रुक जाता है।
उसे अपने गरीब परिवार की याद आने लगती है, उनकी मोहब्बत, उनकी परवाह। वो खाना नहीं खाता और कहता है, मैं पैसों के लिए अपने प्यारे माता पिता को खोना नहीं चाहता। तुम खुश रहो अपनी अमीरी में, पर मैं अपनी सच्ची जिंदगी के साथ रहूंगा। मैं हमेशा गरीब तायोंग बनकर ही जीऊंगा। ये सब सुनकर ली चुप हो जाता है। वो उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, मगर तायोंग उसकी एक नहीं सुनता। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, घर से माँ का फोन आता है। वो पूछती है, बेटा आज रात खाने में क्या खाएगा? माँ की आवाज सुनकर तायोंग रो पड़ा। अब उसे यकीन हो गया कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। दूसरी तरफ असली ली यानी अमीर तायोंग बहुत दुखी है। वो कहता है, मैं हार गया, मैंने पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। योंजिन उसे समझाती है, तुमने गलत नहीं किया, तुमने ये रास्ता इसीलिए चुना ताकि अपने परिवार की मदद कर सको, और तुम उनकी मदद कर भी रहे हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक समझदारी और नजदीकी बढ़ने लगी और उनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद वो एक होटल में मिलते हैं, लेकिन ली दूर हो जाता है क्योंकि उसे अब एहसास हो गया कि वो योजिन से प्यार नहीं करता। वो माफी मांगकर चला जाता है और योजिन गुस्से में रह जाती है। उधर जब जूही घर आई तो देखा कि तायांग यानी असली ली वहां खड़ा है। वो सीधे जाकर जूही के गले लग गया क्योंकि वो सिर्फ उसी से सच्चा प्यार करता है। जूही हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद तायांग और ली दोनों का जन्मदिन आया। उस दिन तायांग खाना डिलीवर करने ली के घर आता है। उसे देखकर ली को याद आता है, दादी ने कहा था अगर अपने जन्मदिन पर तुम अपने असली परिवार से मिलोगे तो तुम्हारा असली रूप वापस आ जाएगा। ये सोचकर वो जल्दी से तायांग को लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात मिस्टर हुआंग से हो जाती है। दोनों आमने सामने होते हैं पर कुछ नहीं बदलता। फिर अचानक असली ली के पिता वहां पहुंच जाते हैं। तब सब कुछ बदल जाता है। तुरंत ही उनकी जिंदगी फिर से उलट जाती है। अब अमीर तायांग फिर से असली ली बन जाता है और गरीब बना बैठा ली अब फिर से अमीर तायांग बन गया। ये देखकर ली हैरान रह जाता है। वो मौका पाकर तायांग से अपना मोबाइल जल्दी से बदल देता है और फिर दादी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात माँ से होती है। वो उन्हें देखकर बहुत भावुक हो जाता है। उधर जूही ली के घर आती है उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसके पिता ने जो पासवर्ड डाला उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि ये तो वही पासवर्ड है जो तायांग के घर पर उसके लॉकर में था। ली के पिता बताते हैं, ये हमारे घर का पासवर्ड है जो सभी के जन्मदिन को मिलाकर बनाया गया है। ये सुनते ही ली के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती है। वो दिन जब उसने तायांग और ली की बातें चोरी छुपे सुन ली थी। इधर 10 साल बाद ली फिर से अपने असली परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। वो अपना पुराना घर देखता है। सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। उसका दिल भर आता है। उसी समय योजिन उसे फोन करती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि ली अब अपने असली जीवन में लौट गया है। वो उसे कहता है, जब मिस्टर हुआंग हमारे सामने आए थे तब कुछ नहीं बदला, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर हुआंग तायांग के असली पिता नहीं है। दूसरी तरफ दोशन ग्रुप में एक बड़ी समस्या चल रही है। वे कंपनी को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं ताकि सिर्फ बड़े निवेशकों को फायदा हो। जुनते ने पहले ही अफवाह फैला दी कि कंपनी ऐसा करने वाली है, जिससे शेयर की कीमतें बहुत नीचे गिर गई। गरीब निवेशक जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी बहुत नाराज हो गए। उधर मिस योंगसिन जुनते से मिलने जेल जाती है। वो उसे कहता है, मेरी चिंता मत करो। फिर कहानी फ्लैशबैक की दिखाई जाती है। मिस्टर हुआंग ने जुनते से पूछा था, क्या तुमने मिस्टर ना को मारा है? जुनते बोला, नहीं, मैं उस दिन उनसे मिलने जरूर गया था यूबीएस टीवी के शेयर खरीदने के लिए, लेकिन किसी जरूरी काम से बिना मिले ही लौट आया। मिस्टर हुआंग ने कहा, मुझे पता है कि तुमने मिस्टर ना को नहीं मारा, लेकिन न्यूयॉर्क में जिन बच्चों की हत्या हुई थी वो तुमने की थी। मेरे पास सबूत है, तो या तो तुम मिस्टर ना के केस में सरेंडर करो, नहीं तो मैं तुम्हें न्यूयॉर्क वाले केस में फंसा दूंगा। मगर मिस्टर ना के केस में तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण तुम्हें जल्दी निकाल लिया जाएगा। और इसी वजह से मिस्टर ह्योंग के कहने पर ही जुनते ने पुलिस को झूठा कबूलनामा दिया था कि उसी ने मिस्टर ना को मारा है। उधर जूही ली को समंदर किनारे ले जाती है। दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। जूही मुस्कुरा कर कहती है, याद है पिछली बार जब हम यहाँ आए थे कितना मजा आया था? ली भी हंसकर कहता है, हाँ हाँ, लेकिन तभी जूही गंभीर हो जाती है क्योंकि वो दोनों इससे पहले कभी यहाँ नहीं आए। वो उसे परख रही थी।
जूही समझ जाती है कि यही असली ली है, वही जो पहले तायांग बन गया था, क्योंकि उसने सुबह योजिन को फोन पर ली से बातें करते सुना था। योजिन ने कहा था, क्या तुम दोबारा से तायांग नहीं बनोगे? वो कहती है, ली, हम पहली बार यहाँ आए हैं क्योंकि मैं तायांग के साथ नहीं, तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहती थी। अब मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूँ, तुम ही मेरे असली ली हो। ये सुनकर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और रोता हुआ दूर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा और कहा, जब तुम सब सच जान चुकी हो तो मुझसे नाराज क्यों नहीं हो? हाँ, मैं ही ली हूँ जिसने अमीर बनने के लिए तुम्हें और अपने परिवार को छोड़ दिया। जो उसे गले लगाकर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया ली, मैं खुश हूँ कि तुम्हें फिर से देख पाई। ली समझ जाता है कि जूही उसे सच में बहुत प्यार करती है और वो प्यार से उसे चूम लेता है। इधर मिस्टर हुआंग ने ली के पिता को अपने घर बुलाया। वो उसके पिता को वही आर्ट बॉक्स उपहार में देना चाहते हैं। शुरुआत में ली के पिता ने मना कर दिया, पर मिस्टर हुआंग के ज्यादा जोर देने पर उन्होंने खुशी खुशी उसे ले लिया। लेकिन तभी मिस्टर हुआंग जोर से हंस पड़े और उसका अपमान करने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो उस दिन बहुत भाषण दे रहे थे कि गरीब लोग कभी पैसों के आगे नहीं झुकते। अब देखो, तुम खुद पैसों के सामने हार गए। मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। तुम जैसे गरीब लोग सब एक जैसे होते हैं। ये सुनकर ली के पिता शर्मिंदा होकर वो बॉक्स वहीं छोड़कर चले गए। इधर ली और जूही अब भी साथ है। उन्हें साथ देखकर योजिन बहुत गुस्सा हो गई। वो सीधे ली के पिता से मिलने चली गई। दूसरी तरफ तायांग के हाथ से अचानक वाइन की बोतल गिर गई। उसी पल उसे मिस्टर ना के एक्सीडेंट की याद आई। उसने तुरंत मूनकी को बताया, मुझे मिस्टर ना के एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आया है और न्यूयॉर्क के स्कूल में बच्चों को मैंने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। असल में जब तायांग मिस्टर ना से मिलने गया था, मिस्टर ना ने कहा था कि न्यूयॉर्क में बच्चों को तायांग ने मारा था। ये सुनकर तायांग गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते मिस्टर ना ने कहा था, क्या तुम अपने पिता के बारे में एक बड़ा राज नहीं जानना चाहोगे? गुस्से में तायांग बाहर निकल गया, पर थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो देखा मिस्टर ना मरे पड़े हैं। खून देखकर तायांग घबरा गया। उसी समय वहां मिस्टर हुआंग आए। अब तायांग समझ गया कि मिस्टर हुआंग ने ही मिस्टर ना की हत्या की थी, पर उसने अपने पिता के बारे में मूनकी को कुछ नहीं बताया। उधर जूही और ली फिर से साथ है, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, जूही अचानक स्तब्ध रह गई। वो बोली, अरे तायांग, तुम यहाँ कैसे? मैं तो ली के साथ थी। इसका मतलब है कि ली और तायांग सिर्फ एक दिन के लिए अपनी जिंदगी में लौटे थे। ली ने जूही को समझाया, मैं ली ही हूँ, पर फिर से तायांग बन गया हूँ। इस बीच हम देखते हैं मिस्टर हुआंग म्यूजियम में एक सुनहरी चम्मच को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और अब सबको पता चलता है कि उन्होंने भी उस सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल किया था। मतलब वो असली मिस्टर हुआंग नहीं है। कहानी अतीत में जाती है। साल 1982 दूशन ग्रुप की एक बड़ी पार्टी चल रही थी, जहां बहुत से बिजनेसमैन परिवार आए थे। यहाँ योहान नाम का एक युवक आया, जिसका परिवार भी दूशन ग्रुप के अधीन काम करता है। जब दूशन ग्रुप का भावी मालिक हुआंग आया, सबकी नजरें उस पर टिक गई। योहान ने उससे दोस्ती कर ली। थोड़ी ही देर में हुआंग की मंगेतर मियोन आई। वो बहुत सुंदर है। तभी योंगसिन बोली, वो कितना हैंडसम है, काश मैं उससे शादी कर पाती। योहान हंस पड़ा और उनकी तस्वीर खींचने लगा। समय बीता, सब बड़े हो गए। हुआंग और मियोन की शादी हो गई। उनका एक बेटा भी हुआ, तायांग। योहान अब भी उनके परिवार के लिए फोटो खींचता है। धीरे धीरे पता चलता है कि योहान ही आज मिस्टर हुआंग है। पहले वो असली मिस्टर हुआंग के लिए काम किया करता था। एक दिन जब मिस्टर हुआंग पेंटिंग ऑक्शन में जाने वाले थे, तो योहान ने उसे रोकते हुए कहा कि आज उसे किसी मीटिंग पर जाना है। मिस्टर हुआंग बोले, तुम जानते थे कि आज मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ, तो फिर मीटिंग क्यों रखी? तुम क्या सोचते हो मैं नहीं समझता? तो मुझे इस्तेमाल करके दूशन ग्रुप को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो। योहान ने जवाब दिया, तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर हुआंग नाराज होकर बोले, मैं तुम्हारे जैसे पैसों के दीवाने से तंग आ गया हूँ, और उन्होंने योहान को नौकरी से निकाल दी। गुस्से में योहान ने आखिरी बार मिस्टर हुआंग के साथ खाना खाया और फिर सुनहरी चम्मच की मदद से उनकी जिंदगी चुरा ली। वर्तमान में वो कह रहा है, आखिरकार तुम मुझसे हार ही गए, और वो अपनी सुनहरी चम्मच म्यूजियम में रख देता है। यहाँ असली तायांग अपने आलीशान कमरे में पहुंचता है,
पर वो कंफ्यूज है, सोच रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी ली ने आकर उसे बताया, तुम एक दिन के लिए अपनी असली जिंदगी में लौट गए थे। ये सुनकर असली तेओंग हैरान रह गया। उसे पता चला कि मिस्टर हुआंग उसका असली पिता नहीं है। वो सोचने लगा, अगर वो मेरे पिता नहीं तो मेरा असली पिता कौन है। मिस्टर हुआंग उसे देखकर खुश हैं। उनके चेहरे से लग रहा है कि वे जानते हैं कि ये लड़का तेओंग नहीं बल्कि ली है। उधर ली के असली पिता बहुत परेशान है। योजिन ने उन्हें सब सच बता दिया है, कैसे उनके बेटे ने सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करके अपने गरीब माँ बाप को छोड़ दिया और अमीर बन गया। अब उन्होंने उसी सुनहरी चम्मच से खाना खाया और खाते ही उन्होंने सब देखा कि इस जादुई चम्मच के जरिए ली ने क्या क्या किया था। ये देखकर उनका दिल टूट गया। अगले दिन वे अपने बेटे से मिलने गए, लेकिन तभी मिस्टर हुआंग आ गए और ली को इस तरह अपने साथ ले गए जैसे वो उनका बेटा हो। ली के पिता को ये देखकर बहुत बुरा लगा। मिस्टर हुआंग उसे ब्लू हाउस यानी राष्ट्रपति भवन ले गए। वहाँ देश के राष्ट्रपति खुद मौजूद है। राष्ट्रपति ने कहा कि मिस्टर हुआंग का बेटा कंपनी संभालने लायक है, इसीलिए उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा की दूषण ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी वही होगा। ये सुनकर ली के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जुंगते को पता चला कि मिस्टर हुआंग उसे जेल से नहीं छुड़ाएंगे, उसके साथ धोखा हुआ है, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। इधर जब योजिन को पता चला कि ली फिर से तायांग बन चुका है, वो उसके पास आई, मगर ली ने इस बार उसे रिश्ता तोड़ दिया। उसने कहा, इतने सालों में तुमने मेरी बहुत मदद की, इसी वजह से मैंने तुम्हें प्यार करने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं कर सका। ये सुनकर योजिन दुख और गुस्से से बोली, मेरे पास तुम्हारा सुनहरा चम्मच अब भी है, मैं इसे तुम्हारे असली माँ बाप को दे दूंगी। ली ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। ये सुनकर योजिन को बहुत गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसने तो पहले ही वो सुनहरी चम्मच ली के पिता को दे दिया है। अब ली ने मुनकी से कहा, मिस्टर हुआंग का पूरा बैकग्राउंड पता करो, मुझे जानना है कि तेओंग का असली पिता कौन है। मुनकी ने याद दिलाया, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुमने खुद कहा था कि मिस्टर नाग की मौत के दिन मिस्टर हुआंग कहीं और थे। ली सोच में पड़ गया कि आखिर तेओंग ने ऐसा क्यों कहा था। शाम को ली अपने पिता से मिलने गया। सुबह वह बात नहीं कर सका था, लेकिन जब पहुंचा उसके पिता गुस्सा हो गए और उसे धक्के देकर निकाल दिया। ली को बहुत बुरा लगा। फिर वो अपना दिल हल्का करने के लिए जूही से मिलने गया। इधर असली तेओंग जब अपने दोस्तों के साथ बैठा है, वे बातें कर रहे हैं। सुना है दूषण ग्रुप की सफलता के पीछे मिस्टर हुआंग का एक दोस्त है। उस दोस्त का नाम था योहान। शायद तेओंग भी अपने पिता की तरह तुम्हारी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए तुम उससे दूर रहा करो। तेओंग सोचने लगा, क्या मिस्टर योहान ही मेरे असली पिता है। इधर जेल में जुनते ने जानबूझकर एक झगड़े में शामिल होकर खुद को घायल कर लिया ताकि उसे अस्पताल ले जाया जाए, और जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से फरार हो गया। उधर ली के पिता को अब सच्चाई मालूम है कि वो लड़का असल में तेओंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए एक नया सूट खरीदा क्योंकि उन्होंने देखा कि तेओंग सब कुछ जानने के बाद भी उनके साथ रहना चाहता है। उन्होंने तय किया, मैं असली ली से आखिरी बार मिलूंगा और उसे अपने बेटे की तरह प्यार दूंगा। अंत में जब जुनते ने मिस्टर हुआंग को कॉल किया और पूछा, मैंने आपके कहे अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मिस्टर हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था तुम्हें एक मौका दूंगा तो अच्छा होगा कि तुम अस्पताल लौट जाओ। पर जुनते उनकी बात नहीं मानता, बल्कि वो अब ली का पीछा करने लगा। ली को उसके असली पिता ने मिलने बुलाया है। ली जब उनसे मिला तो पिता ने पिछले दिनों के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे का दोस्त अब अपने पिता की कंपनी का मालिक बनने जा रहा है। तुम जानते हो, मेरा ली बचपन में कवि बनना चाहता था। उसने बचपन में कविता लिखी थी, फ्री। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो कविता सुनाई। मेरे टीचर कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ तो फ्री ही है। सांस लेना, बातें करना, फूलों की खुशबू सूंघना, आसमान देखना, मुस्कुराना और सपने देखना, ये सब तो फ्री है। पिता बोले, कविता भले ही साधारण हो, पर मेरे बेटे का दिल बहुत साफ और दयालु था। तुम बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन ये दयालुता कभी मत खोना। ये सुनकर ली चुप और भावुक हो गया। इसी बीच जुनते का फोन आया। जैसे ही ली बाहर निकला
जुनते ने उस पर हमला कर दिया। वो चिल्लाया, तू और मिस्टर हुआंग मिलकर मुझे मिस्टर ना का कातिल साबित करना चाहते हो, जबकि मैंने उन्हें नहीं मारा। वो छुरा लेकर ली पर झपट पड़ा, पर तभी ली के पिता बीच में आ गए और अपने बेटे को बचा लिया। इस दौरान पिता बुरी तरह घायल हो गए। जुनते वहां से भाग निकला। पिता जमीन पर गिरते हुए बोले, ली मेरे बेटे। ली हैरान रह गया। पिता ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है, मैं हमेशा तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें आखिरी बार तुम्हारे नाम से बुला पाया। ये कहते हुए उन्होंने वही दम तोड़ दिया। ली पागलों की तरह रोने लगा। पिता की मौत की खबर से पूरा परिवार टूट गया। असली तेओंग ने ली से पूछा, मेरे पिता के साथ ये किसने किया? ली ने कहा, जुनते। और वो गुस्से में जुनते को ढूंढने निकल पड़ा। मिस्टर हुआंग को भी यह खबर मिली। उन्होंने अपने लोगों से कहा, पुलिस के पहले जुनते को खोज निकालो। दूसरी ओर यांगसिन ने अपने बेटे जुनते को छिपा रखा है, क्योंकि उसी दिन उसका एक बड़ा कॉन्सर्ट है। इसी बीच ली वहां पहुंचा और जुनते को पकड़ लिया। वो उसे मारते हुए चिल्लाया, तूने मेरे पिता को क्यों मारा? मिस्टर हुआंग बीच में आ गए और सबको रोक लिया। ली पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन मिस्टर हुआंग के लोगों ने उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ मिस्टर हुआंग और जुनते हैं। जुनते ने गुस्से में बंदूक निकाल ली और कहा, मेरी बहन सही थी। आप जैसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुस्कुराए, मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने बर्बाद किया है। यांगसिन तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी माँ है। जुनते हैरान रह गया। वो सबके सामने आया और चिल्लाया, क्या ये सच है? क्या तुम मेरी माँ हो? सब दंग रह गए। यांगसिन ने उसे चुप रहने को कहा, पर जुनते गुस्से में बोला, जब मैं छोटा था स्कूल में बच्चे मुझे अनाथ कहते, पर तब भी तुमने मेरी परवाह नहीं की। इस दुनिया में मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। ये कहते हुए उसने खुद को गोली मार ली। उधर अगले दिन ली अपने पिता के अंतिम संस्कार में गया। वो लगातार रो रहा है। उसे देखकर योजिन की आंखें भी भर आई। वो बोली, तुम्हारे पिता ने गोल्डन स्पून का इस्तेमाल किया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें पहचान लिया था। फिर ली ने तायांग से मिलकर उसका सुनहरा चम्मच लौटाते हुए कहा, मैंने ये बदल दिया था। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुरा ली। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरी लालच की वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया। अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो। तेओंग ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अब ली ही रहना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी माफी स्वीकार की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसने चम्मच लौटा दिया जो उसे अपने पिता की चीजों में मिली थी। फिर वो बोला, मुझे अपने असली पिता के बारे में पता चल गया है। उनका नाम योहान है। वो मिस्टर ह्यांग के दोस्त थे। 20 साल पहले उनकी कंपनी में घाटा हुआ था और सब कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब मैंने अपने दोनों पिता खो दिए। पर कोई नहीं जानता था कि योहान ने ही सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करके मिस्टर हुआंग की जिंदगी चुरा ली थी। अब कहानी वहीं पहुंचती है जहां सच और झूठ की आखिरी परतें हटने वाली है। ली और तेओंग दोनों अब अपने असली जीवन के अर्थ को समझने लगे हैं। इसी समय मिस्टर हुआंग को पता चल गया कि ली और तेओंग एक दूसरे से मिले। वो गुस्से में आ जाता है। ली देखता है कि 2 दिन बाद उसे फिर से सुनहरी जादुई चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। योजिन बहुत पछता रही है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से ली के पिता की मौत हुई, क्योंकि उसी ने गलती से ली का गोल्डन स्पून उसके पिता को दे दिया था। ली ने उसे समझाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, खुद को दोष देना बंद करो। वो योजिन को अब तक के उसके सभी सहयोगों के लिए धन्यवाद देता है। योजिन भी अब हार मान लेती है और उससे दूरी बना लेती है। जुनते की मौत के बाद यांगसिन की हालत बहुत खराब है। वो मन ही मन कहती है कि मैं मिस्टर हुआंग को नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ पता चलता है कि जुनते वास्तव में यांगसिन और योहान का बेटा है। असल में तेओंग की असली माँ की मौत के बाद मिस्टर हुआंग ने यांगसिन से शादी कर ली थी, लेकिन तब यांगसिन का योहान के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे जुनते का जन्म हुआ। इसी वजह से यांगसिन ने इतने सालों तक जुनते को दुनिया से छिपा कर रखा। अब ली सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है। वो कंपनी के छोटे निवेशकों को महत्व दे रहा है ताकि गरीब लोग जो अपनी बची कुची पूंजी लगाए थे उन्हें फायदा मिले। उसने एमिगस क्लब के गैर कानूनी जुए के बारे में पुलिस को सूचना दे दी। ये सब कुछ वो एलेक्स की मदद से कर रहा है। एलेक्स ने कहा, कई अमीर लोग अपनी पसंद की चीजें यहाँ छोड़ जाते हैं। यहाँ तुम्हारे पिता की भी कुछ चीज है। तभी ली को किसी का कॉल आ गया।
और एलेक्स की बात बीच में ही छोड़कर वो चला गया। रात को जूही ने उसे कहा, मिस्टर हुआंग ने जुनते की मौत को कैसे दबा दिया। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि शायद मेरे पापा को किसी और ने मारा हो। ये सुनकर ली को जुमते की बात याद आने लगी, जब जुमते ने कहा था कि उसने मिस्टर ना को नहीं मारा था। ली ने अपने दोस्त मुनकी से पूछा, मैंने तुमसे कहा था कि पता लगाओ मिस्टर हुआंग मिस्टर ना की मौत के वक्त कहाँ थे, कुछ पता चला? मुनकी ने कहा, उस समय की कोई सीधी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इतना पता चला है कि जब योहान ने आत्महत्या की थी तो सबसे पहले उनकी लाश मिस्टर हुआंग ने देखी थी। ये सुनकर ली को शक होता है और वो तायोंग को फोन करके कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। उधर कुछ लोग तायोंग पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी ली और मुनकी वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब उन्हें शक है कि शायद मिस्टर हुआंग ने ही हमला करवाया है। धीरे धीरे ली सब समझने लगा है। असल में वो मिस्टर हुआंग नहीं बल्कि योहान की सुनहरी चम्मच का इस्तेमाल करके उसकी जगह ले ली है। यानी मिस्टर हुआंग वास्तव में योहान ही है जिसने जूही के पिता की हत्या भी की है। ली अब तायोंग से कहता है, अब तुम अकेले कहीं मत जाना। वो तुरंत ऑफिस जाकर दुष्यंत ग्रुप से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस को भेज देता है। अगले दिन सुनहरी चम्मच इस्तेमाल करने का आखिरी दिन आता है। असली तायोंग दादी के पास गया और मिस्टर हुआंग ली को एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाता है। वो कहता है, जानते हो यही वो जगह है जहाँ मेरा दोस्त योहान मरा था। सुना है तुम मेरे और मेरे दोस्त के बारे में खोजबीन कर रहे हो, सीधा मुझसे ही पूछ लेते। अब ली भी कुछ नहीं छिपाता, उसने सीधे उसे योहान कहकर बुलाया। योहान ने भी उसे ली कहकर जवाब दिया, जिस दिन तुम पहली बार मेरे घर खाना खाने आए थे, तुम्हारे हाथ में सुनहरी चम्मच देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम क्या करना चाहते हो। ली कहता है, मैं तो गरीब था इसीलिए अमीर बनना चाहता था, लेकिन आप तो पहले से अमीर थे, फिर भी ऐसा क्यों किया? योहान मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे और पैसे, बहुत सारा पैसा चाहिए था। ली पूछता है, तुमने मिस्टर ना को क्यों मारा? वो जवाब देता है, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आया था। कल रात मैं तायांग को भी मार देता अगर तुम बीच में नहीं आते। ली गुस्से से कहता है, तुम एक राक्षस हो। वो बताता है, तुमने दूषण ग्रुप के सारे गैर कानूनी कामों के बारे में जो बताया था, मैंने वो सब पुलिस को दे दिया। इतना कहते ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। फिर ली शांत होकर कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ पुलिस के पास चलूंगा, क्योंकि हम दोनों ने ही एक दूसरे की जिंदगी चुराई है और अब हम दोनों को ही इसका मूल्य चुकाना होगा। मिस्टर हुआंग हंसते हुए बोले, तुमने क्या सोचा था? मुझे यह सब पता नहीं चलेगा। असल में उन्होंने तायांग की जैकेट पुलिस को दे दी थी, जिस पर मिस्टर ना का खून लगा था। इस वजह से पुलिस अब तायांग यानी असली ली को मिस्टर ना की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करने आई है। ली वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान हमें सच्चाई दिखाई जाती है, कैसे मिस्टर हुआंग ने मिस्टर ना को मारा था। मिस्टर ना ने उन्हें एक वीडियो भेजा था जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने योहान की हत्या की थी, यानी कि असली मिस्टर हांग की हत्या की थी और खुद उनकी जगह ले ली। जब वो मिस्टर ना से मिलने गया तो उसने उसे ब्लैकमेल किया, मेरी कंपनी को बचा लो तभी मैं ये वीडियो तुम्हें दूंगा। मिस्टर हुआंग ने हामी भर दी, लेकिन वीडियो लेते ही उसने मिस्टर ना को मार डाला और तायांग तभी वापस मिस्टर ना के घर आ पहुंचा और खून देखकर उसे पैनिक अटैक आ गया। मिस्टर हुआंग ने अपने वकील को फोन किया, एक मुसीबत हो गई है, उसे संभालना होगा। यानी शुरू से ही तायांग को फंसाने की योजना बनाई गई थी। अब पुलिस पूरे देश में ली को ढूंढ रही है। मुनकी ने उसके छिपने में मदद की। टीवी और अखबारों में खबर चलने लगी, मिस्टर ना के हत्यारे की तलाश, संदिग्ध तायांग। जो ये देखकर हैरान रह जाती है। उधर सुनहरी चम्मच लेकर तायांग दादी के पास पहुंचा। दादी बोली, यहाँ तो आज ली के आने की बात थी। वो कहता है, मैं ये वापस देने आया हूँ और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। दादी मुस्कुराकर बोली, तुम पहले ग्राहक हो जो ये लौटाना चाहते हो, अच्छी तरह सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। वो कहता है, नहीं, अब मुझे ये मौका नहीं चाहिए। ली की प्रतीक्षा मत करना, वो अब नहीं आएगा। दादी बोली, मैंने तो उसे अभी तक आखिरी नियम बताया ही नहीं। तायांग कहता है, उसे पहले से मालूम है। इसके तुरंत बाद वो ली को फोन करके कहता है, मिस्टर हुआंग भी दादी से आखिरी बार मिलने नहीं गया था। इसका मतलब उसे सुनहरी चम्मच का आखिरी नियम नहीं मालूम। अब ली जल्दी से मिस्टर हुआंग का वो सुनहरा चम्मच खोजने लगता है। काफी खोजबीन के बाद उसे वो एलेक्स के म्यूजियम में मिल गया।
इधर सबको यकीन नहीं हो रहा था कि तायांग यानी ली किसी की हत्या कर सकता है। ली के घर का मकान मालिक उसकी माँ को बताता है, असल में तायांग ही था जिसने आपकी किराए में छूट दिलवाई, बाकी के पैसे वो खुद देता था। ना जाने क्यों, लेकिन वो हमेशा आपके परिवार की मदद करता था। उसने बस मुझसे कहा था कि आपको कभी मत बताना। ये सुनकर ली की माँ दंग रह जाती है। थोड़ी देर बाद ली माँ के पास आया। माँ उसे कुछ नहीं पूछती, बस कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और उसे खाना परोसती है। जैसे ही ली ने मिस्टर हुआंग की सुनहरी चम्मच से खाना खाया, उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। कैसे योहान ने मिस्टर हुआंग की जिंदगी चुराई, कैसे उसने ली के पिता का अपमान किया, कैसे उसने मिस्टर ना को मारा और कैसे असली मिस्टर हुआंग की हत्या की। सब जानने के बाद ली चुपचाप निकलने लगता है। जाने से पहले वो माँ को गले लगाता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। उसे जाते देख माँ के दिल में एक टीस उठी। अब शायद उसका बेटा हमेशा के लिए जा रहा है। उसी बीच पता चलता है जब मिस्टर हुआंग ने असली मिस्टर हांग की हत्या की थी तो ये पूरा दृश्य एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। अब वे सब मिलकर उस ओरिजिनल वीडियो की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वही इस पूरी सच्चाई का अंतिम सबूत है। फिर अगले दिन ली ने मुनकी की मदद से घर में प्रवेश किया। हालांकि उसे मिस यांगसिन पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि वो मिस्टर हुआंग से नफरत करती है, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसी बीच मिस्टर हुआंग घर लौटे और देखा कि ली आराम से बैठकर कॉफी पी रहा है। हुआंग को हैरानी हुई जब उसने पाया कि उसके अकाउंट में जमा अरबों खरबों रुपए किसी ने विभिन्न एनजीओ को दान कर दिए हैं। वो चौंक कर बोला, ये सब कैसे हुआ? ली मुस्कुराकर गोल्डन स्पून दिखाता है और कहता है, अब मैं सब जानता हूँ। कैसे तुमने जुनते को आत्महत्या के लिए उकसाया, मिस्टर ना को मारा, असली मिस्टर हुआंग को मारा और मेरे पिता का अपमान किया। दूसरी ओर पुलिस ने मिस्टर ना का पुराना इंटरव्यू वाला रिकॉर्डिंग वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें साफ दिख रहा है कि मिस्टर हुआंग ने योहान को मारा था। लेकिन क्योंकि ये न्यूज चैनल दूषण ग्रुप के अधीन है, इसीलिए वो इसे दिखा नहीं सकते। तभी जूही योजिन से मदद मांगती है। इधर ली मिस्टर हुआंग से कहता है कि आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, मगर मिस्टर हुआंग गुस्से में उस पर हमला कर देता है। इसी समय योजिन जूही की बात मानकर पूरी दुनिया के सामने वो वीडियो प्रसारित कर देती है। हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है। इधर मिस्टर हुआंग और ली के बीच हाथापाई होने लगी। ली उन्हें मारने ही वाला था कि तयांग आकर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि पुलिस आने ही वाली है। मिस्टर हुआंग वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस यांगसिन उसे रोककर पुलिस को सौंप देती है। इसके बाद ली तायांग से शुक्रिया कहता है समय पर उसे रोकने के लिए। तायांग कहता है, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए कि तुम्हारे कारण मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले। ली कहता है, अब तुम घर जाओ, माँ चिंता करेगी। तायांग उससे पूछता है, और तुम घर नहीं चलोगे? जिस पर ली कहता है, अब तो मुझे असली तायांग बनकर जीवन जीने की कीमत चुकानी ही होगी, क्योंकि तायांग पर मिस्टर ना की हत्या का आरोप है, इसीलिए पुलिस उसे ले जाती है। जूही योजिन का धन्यवाद करती है। योजिन मुस्कुराकर कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए किया है। जूही पूछती है, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? योजिन कुछ नहीं कहती। तभी रिपोर्टर जूही को घेर लेते हैं। उसी समय जांगुन आकर हीरो की तरह उसे बचा लेता है और योजिन उस पर इम्प्रेस हो जाती है। अगले दृश्य में तायांग के कहने पर मून की बहुत खोजबीन कर मिस्टर ना की हत्या का हथियार ढूंढ निकालता है। इससे तायांग निर्दोष साबित हो जाता है। जूही उसे लेने आती है। इसके बाद ली वहां जाता है जहां पहले उसके दोस्त जिंगसॉक का घर हुआ करता था। वो उसे बहुत याद करता है। अब वहां दूषण ग्रुप की ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी है। वो सोचता है, जो गरीब परिवार यहाँ रहते थे वे अब कहाँ गए होंगे। वो कहता है, मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मैं गरीब ही रहा तो शायद जिंगसॉक की तरह मर जाऊंगा। वो डर मुझे धीरे धीरे खत्म करता गया, लेकिन अमीर बनने के बाद भी मेरा डर नहीं गया। जूही उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ली अपने पुराने घर से अपना सारा सामान ले जाने आया है। जूही बाहर उसका इंतजार कर रही है। उधर मिस्टर हुआंग, जो अब जेल में है, ने अपने वकील से कहा, मैंने जो कहा है वही करो। वो किसी को बुलवाकर ली के जूस में जहर मिलवा देता है। ली अनजाने में वो जहर पी लेता है। इधर मिस यांगसिन कहती है, जो भी तायांग के साथ इस घर में हुआ, इसके बाद वो यहाँ रहना नहीं चाहता। वो तायांग यानी ली को विदा करने जाती है, क्योंकि अब वो उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी है।
लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो देखती है कि ली का कमरा खून से भरा पड़ा है। एम्बुलेंस आई और जूही भी दौड़कर अंदर आती है। हर कोई रो रहा है क्योंकि यंग मास्टर तेयोंग यानी कि ली अब नहीं रहे। जूही अपने प्यार को खोकर पागलों की तरह रोने लगती है। कहानी सीधे 3 साल आगे बढ़ती है। अब तेयोंग एक मशहूर कॉमिक राइटर बन चुका है। उसके कई कॉमिक्स फेमस हुए। हाल ही में उसने गोल्डन स्पून पर एक कॉमिक्स बनाई जो बहुत लोकप्रिय हुई। आज उसका टीवी इंटरव्यू है। उसकी माँ और बहन टीवी पर गर्व से उसे देख रही है और उनका जीवन भी काफी अच्छा हो चुका है। और सबसे मजेदार बात, मुनकी की शादी ली की बहन सोंगा से हो चुकी है। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स तेयोंग से पूछते हैं कि आप अपने पाठकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। वो मुस्कुराकर बोला, इस दुनिया में सचमुच गोल्डन स्पून और साधारण स्पून वाले लोग रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई खुद को अपने नजरिए से गोल्डन स्पून समझे, अपने ऊपर भरोसा रखे, खुद से प्यार करे, वरना अगर तुम हमेशा ज्यादा पाने की चाह में जियोगे तो खुद को ही भूल जाओगे। हकीकत ये है, जिसके पास पैसा है उन्हीं के पास ताकत है। दुनिया में हर कोई पैसा पसंद करता है। जब हम बच्चे थे 10 रुपए मिलते ही खुश हो जाते थे, पर बड़े होकर इंसान कितना भी पाए कभी संतुष्ट नहीं होता। जूही और तेयोंग साथ में खाना खाने आए। अब वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। तेयोंग ने कहा, सुना है मिस्टर हुआंग जेल से बाहर आने वाले हैं। पैसे और ताकत की वजह से वो बच निकले। वो आगे बोला, काश दादी से मिल पाता तो पूछता ली के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो तो अपने किए की सजा भुगतने के लिए भी तैयार था। और दूसरी तरफ मिस्टर हुआंग और योजिन जैसे लोग पैसों के दम पर कभी कोई सजा नहीं पाते। जूही बोली, एक दिन वो लोग जरूर अपनी सजा पाएंगे, या शायद अब भी वो अपने हिस्से की सजा भुगत रहे हो। इसके बाद दृश्य बदलता है। योजिन और जांगुन की शादी हो चुकी है। उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। योजिन का असली पिता यानी नारा का पिता वहीं काम करता है, तो देखने से लगता है योजिन का परिवार परफेक्ट है, लेकिन नारा का पिता कई लोगों से कर्ज ले चुका है जो वो लौटा नहीं पा रहा। लोग उसे धमका रहे हैं। एक दिन जब योजिन के पिता बच्चे को टहलाने निकले, नारा का पिता बोला, आप आराम कीजिए, मैं बच्चे को घुमा लाता हूँ। लेकिन वो बच्चे का अपहरण कर लेता है ताकि योजिन से पैसे वसूल सके, और इस तरह योजिन गोल्डन स्पून के लालच की कीमत चुकाने लगी। दूसरी ओर मिस्टर हुआंग की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। उसे पैरालिसिस हो गया है और वो व्हील चेयर पर आ गया है। असल में मिस यांगसेन उसे दवा के नाम पर धीरे धीरे जहर दे रही है। वो कहती है, तुमने योहान और जुनते के साथ जो किया ये उसी की सजा है। शायद तुम्हें नहीं पता, जुनते योहान का बेटा था और तुमने उसे ही मार दिया। ये सुनकर मिस्टर हुआंग के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आया, असल में वो खुद असली योहान था और जुनते उसका ही बेटा था। सच जानकर वो दर्द में तड़पने लगा, पर अब कुछ कहने या करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस तरह मिस्टर हुआंग ने भी गोल्डन स्पून के पापों की कीमत चुकाई। इधर जूही को एक गार्डनर हान के बारे में पता चला जो ब्लॉगिंग के जरिए 7 बिलियन वॉन कमा चुका है। न सिर्फ वो अमीर है बल्कि अनाथ बच्चों को इन्वेस्टमेंट करना सिखाता है। जूही उसका इंटरव्यू लेने समंदर किनारे पहुंची। वहां उसे गोल्डन स्पून की वो किताब दिखाई दी। तभी पीछे से कोई आवाज आई, ये मेरी है। जूही पीछे मुड़कर देखी, वो हान है। असल में वो कोई और नहीं बल्कि ली है, लेकिन जूही उसे नहीं पहचान पाई। कहानी अब पीछे लौटती है। जिस दिन तेयोंग यानी असली ली को जहर मिला जूस मिला था, उसी दिन उसके घर का माली हान अपने गोल्डन स्पून से वहां 3 बार खाना खा चुका था। इससे दोनों की जिंदगियां बदल गई। गार्डनर हान घर का मालिक तेयोंग बन गया और तेयोंग हान बन गया। माली बनकर तेयोंग सोचने लगा, मैं मालिक के कमरे में क्या कर रहा हूँ, और जूस पीने से पहले ही चला गया। जबकि असली हान अब मालिक बनकर खुशी से वही जहरीला जूस पी लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब हान बन चुका ली अपनी पुरानी यादें भुला चुका है। वो एक नए नाम नए चेहरे के साथ जिंदगी जी रहा है। जूही उसे पूछती है, क्या तुमने ये किताब पढ़ी है? हान कहता है, हाँ, और जितना पढ़ा उतना ही दुखी हुआ। उस लड़के का परिवार, उसकी मोहब्बत, किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। शायद यही सबसे बड़ी सजा है। वो आगे कहता है, हमें यही दुआ करनी चाहिए, चाहे हम कोई और बन जाए, चाहे हमारे नाम बदल जाए, लेकिन हमारी मोहब्बत फिर भी हमें पहचान सके। जूही उसकी ओर देखती रही। ऐसा ही कुछ तो ली ने कभी उसे कहा था। दोनों एक दूसरे को पहचान तो नहीं पाते, मगर मन के भीतर कोई पुराना रिश्ता सा लगता है, जैसे वो पहले भी एक दूसरे से जुड़े रहे हो।
शायद किसी दिन वो फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे। अंत में कैमरे पर दादी आती है। वो अभी सुनहरी चम्मच बेच रही है और मुस्कुराकर दर्शकों से कहती है, तो बताओ, तुम भी अमीर बनना चाहते हो ना? तो क्या ये मौका लेना चाहोगे? इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। सीख यही है, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत से सफलता पाओ, क्योंकि अगर तुम किसी को छलकर या लालच में आगे बढ़ोगे तो सुनहरी चम्मच की कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और के ड्रामा की कहानियों की एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।